अध्याय 171। सामान्य परिस्थितियों में ये यू पर महिलाओं की गहरी छाप थी। हालांकि जब उन लोगों की बात आती है जिनसे वो केवल कुछ ही बार मिला था, तो वो मुश्किल से उनके चेहरों को याद कर पाता था। कोई कह सकता है कि उसे चेहरे का अंधापन था, लेकिन निस्संदेह कुछ अपवाद भी थे। ये यू को अभी भी कुछ बहुत ही दुर्लभ पुरुषों की स्पष्ट याद है, जैसे आगे की भीड़ में फोंग यंगजून नाम का कृषक। इतने लंबे समय के बाद भी उसे देखे बिना ये यू को वो स्पष्ट रूप से याद था। कारण सरल था, फेंग यंगजून ने एक बार उसकी मृत्यु का कारण बना था। ये व्यक्ति गुयुआन संप्रदाय का शिष्य था और वो उत्साही और धर्मात्मा दिखता था, लेकिन वास्तव में वो एक मूर्ख था। सपने में ये यू उसे प्यार करता था और उसे गुयुआन संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु की उपाधि दी गई थी, जो अक्सर संप्रदाय का दौरा करता था। उस दौरान फेंग यंगजून उनसे कई बार मिले थे। बाद में जब ये यू बू लिंगफे के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर था, तो वह अप्रत्याशित रूप से फिर से फेंग यंगजून के पास गया। लेकिन इस आदमी के पास कोई अंतर्दृष्टि नहीं थी। उसने तुरंत ये यू को प्रणाम किया और गलती से उसके और यू सिमू के बीच की बात का खुलासा कर दिया। परिणामस्वरूप बू लिंगफे गुस्से में आ गई और बदला लेने के लिए यू सिमू को खोजने चली गई। दोनों के बीच लड़ाई के बाद ये यू के लिए दुखद घटना घटी। ये कहा जा सकता है कि यदि यह फेंग यंगजून नहीं होता, तो ये यू बू लिंगफे और यू सिमू के बीच आसानी से नेविगेट करने में सक्षम होता। हो सकता है कि वह उन दोनों के साथ ही स्वर्गलोक में भी चढ़ गया हो। उस सपने के टूटने के पीछे फेंग यंगजून ही अंतिम दोषी था। अब जब वे दोबारा मिले, ये यू अभी भी अप्रसन्न महसूस कर रहा था। हालांकि उन्होंने ये भी समझा कि फेंग यंगजून की हरकतें अनजाने में थीं। अन्यथा ये यू ने उसे उसी समय पुनर्जन्म के लिए भेज दिया होता। जरा ठहरिए, सपने में क्या फेंग यंगजून गुयुआन संप्रदाय का सदस्य नहीं था? वह इस स्थान पर कैसे आया होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि गुयुआन संप्रदाय के सदस्य भी यहाँ आएंगे? यू सिमू के बारे में क्या? ये यू ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, लेकिन उसे यू सिमू की आकृति नहीं दिखी। सच कहूं तो ये यू को वास्तव में यू सिमू पसंद आया। वे दोनों दोहरी खेती पद्धति में पारंगत थे। उस सपने में ये यू को बस हर दिन यू सिमू के साथ कुछ चरित्र सुलेख का अभ्यास करना था और उसका साधना स्तर लगातार बढ़ता जाएगा। वे बेहद अनुकूल थे। यदि संभव हो तो ये यू सचमुच उसे फिर से देखना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यू सिमू नहीं आया था, जिससे ये यू को कुछ निराशा हुई। जल्द ही गुयुआन संप्रदाय के प्रतिनिधिमंडल के नेता यू हाई वहां आए। उन्होंने ली न्यानन से हाथ मिलाया और कहा, बुजुर्ग ली, गुयुआन संप्रदाय के हमारे सभी लोग जगह पर हैं। हम चीन चट्टान पर कब हमला करेंगे? पहले आइए एक क्षण के लिए वहीं आराम करें। आधे घंटे के बाद हम संयुक्त रूप से जुएतियान पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। रात का फायदा उठाते हुए हम चीन चट्टान को बिना सुरक्षा के पकड़ लेंगे। ली न्याना ने तुरंत कार्य सौंपना शुरू कर दिया। फिर असंख्य कृषक अपने स्थान पर आराम करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये यू निष्क्रिय नहीं रहे, बल्कि सीधे फेंग यंगजून से संपर्क किया। आपकी भौहें और आंखें काफी आकर्षक हैं। आपकी शक्ल बहुत अच्छी है। आप मेरी चापलूसी करते हैं। मैं सिर्फ एक साधारण शिष्य हूँ, फेंग यंगजून ने उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा, फेंग यंगजून के चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो गई। आखिर तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। अगले ही पल ये यू ने अपनी भंडारण अनुभूति से 10 आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें फेंग यंगजून की बाहों में रख दिया। इस कार्रवाई से तुरंत फेंग यंगजून की आंखें चमक उठी। गुयुआन संप्रदाय के एक साधारण शिष्य के रूप में फेंग यंगजून के संसाधन प्रचुर नहीं थे। 10 आध्यात्मिक पत्थरों ने 1 महीने से अधिक समय तक संप्रदाय में उनके चढ़ावे की बराबरी की। ये यू बोला, दरअसल तुम मेरे एक दोस्त की तरह दिखते हो। उसने मुझसे बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर उधार लिए और फिर गायब हो गया। यह मामला हमेशा मेरे दिमाग में रहा है। आध्यात्मिक पत्थर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस उसे यह कहते हुए सुनना चाहता हूँ कि उसे खेद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे लिए उसे यह बता सकते हो। फेंग यंगजून एक पल के लिए झिझके। अपने हाथों में आध्यात्मिक पत्थरों को देखकर फेंग यंगजून को काफी उलझन महसूस हुई। पहली बार बड़ी भीड़ के सामने किसी अजनबी को मुझे क्षमा करें कहना थोड़ा अस्वाभाविक था। झिझकने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये यू के पास निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक अनोखा गुप्त हथियार था। उसने फेंग यंगजून की बाहों में 5 और आध्यात्मिक पत्थर फेंके। भारी वजन महसूस करते हुए फेंग यंगजून ने अपना निर्णय लिया। ये यू ने जोर देकर कहा, ये कैसा रहेगा? यदि आप उसके लिए मुझे खेद है कहें, तो मैं आपको एक अतिरिक्त आध्यात्मिक पत्थर दूंगा, बस मेरी छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए। फेंग यंगजून ने निर्णायक रूप से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं गलत था। ये सुनकर ये यू को तत्काल राहत महसूस हुई। निश्चित रूप से पैसा वास्तव में पहाड़ों को हिला सकता है। फेंग यंगजून की देरी से माफी सुनना सपने में हुई घटनाओं के लिए मुआवजे का एक रूप था। जहाँ तक आध्यात्मिक पत्थरों की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये यू के पास उनमें से बहुत सारे थे। प्रत्येक पत्थर फेंके जाने के साथ फेंग यंगजून का चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज तेज हो गई। उन्होंने अपने प्रदर्शन को अलंकृत करना भी शुरू कर दिया। मुझे क्षमा करें, मैं मरने के लायक हूँ। मैं इंसान भी नहीं हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। जल्द ही फेंग यंगजून की हरकतों ने उनके आसपास के कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गुयुआन संप्रदाय के कुछ शिष्य उत्सुकता से पूछते हुए आए, जूनियर भाई फेंग, क्या हुआ? क्या ये व्यक्ति आपको धमका रहा है? ये यू मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं कहा। फेंग यंगजून ने सीधे उनमें से कुछ को एक तरफ धकेल दिया। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। ये सिर्फ एक खेल है जो मैं इस दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। मैं खुश हूँ। इतना कहने के बाद फेंग यंगजून ने ये यू से फिर से माफी मांगनी शुरू कर दी। ये यू कभी भी आध्यात्मिक पत्थरों से पीछे नहीं हटने वालों में से था। उसने हर माफी के साथ एक पत्थर फेंक दिया। बहुत पहले ही दर्शकों ने इस प्रवृत्ति को नोटिस कर लिया। कोई तुरंत खड़ा हुआ और बोला, दोस्त, मैं क्षमा मांगने में बहुत अच्छा हूँ। मुझे क्षमा करें शब्द पूरी ईमानदारी से कहता हूँ। मैं निश्चित रूप से आपको प्रभावी भावनात्मक मूल्य प्रदान कर सकता हूँ। इसके बजाय मुझे ये कहने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? मैं सस्ता हूँ। एक आध्यात्मिक पत्थर के लिए 2 वाक्य पर्याप्त होंगे। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें 3 वाक्यों के लिए एक आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। हर कोई एक तरफ हट जाओ। मैं घुटने टेककर चिल्लाऊंगा। कई कृषक मनोरंजन में शामिल होना चाहते थे। फेंग यंगजून तुरंत नाराज हो गए। आप सब मेरा भोजन लेने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल बेशर्मी है। इस फटकार को भीड़ ने बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। इस दिन और युग में कौन आध्यात्मिक पत्थरों से लाभ नहीं उठाना चाहेगा? बस कुछ माफी मांगने की जरूरत थी और पत्थर हाथ में थे। क्या दुनिया में इससे आसान कोई चीज हो सकती है? सभी की उत्सुक अभिव्यक्तियां देखकर ये यू ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं केवल ये चाहता हूँ कि यह मित्र माफी मांगे। कोई और इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये हमारा छोटा सा खेल है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर निराशा के भाव दिखे, लेकिन फेंग यंगजून काफी उत्साहित थे। इस अवसर के लिए धन्यवाद बड़े भाई। मुझे क्षमा करें, वास्तव में क्षमा करें। मैं मरने के लायक हूँ। अनजाने में फेंग यंगजून ये यू को दोस्त कहने से हटकर बड़े भाई कहने लगा था। उनके छोटे से प्रसन्न ने अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। ली न्यानान को भी यह अजीब लगा। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि ये यू ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसने इसे रोका नहीं। इसके बजाय उसने उनकी ओर उत्सुक दृष्टि डाली। इस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आगे जुएतियान पर्वत श्रृंखला चुपचाप बदल गई थी। एक पहाड़ी लगभग 100 मीटर आगे खिसक गई। ये यू के पीछे के जंगल में दर्जनों किसान अपनी सांसें रोके हुए थे और घात लगाकर बैठे थे।
प्रमुख दानव कृषक ने सामने से आ रही आवाजों को सुनकर भौहें चढ़ा ली और काफी हैरान महसूस कर रहा था। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी। तार्किक रूप से दूसरे बुजुर्ग को निर्दिष्ट स्थान पर नहीं आना चाहिए था। सिग्नल इतनी जल्दी क्यों आ गया? ये सही है, दुष्टात्माओं की खेती करने वालों के लिए कार्य करने का संकेत यह वाक्यांश था। मुझे क्षमा करें, मैं गलत था। चेन चट्टान जो हजारों वर्षों से जुएतियान पर्वत श्रृंखला में पनप रही है, कि स्वाभाविक रूप से कुछ गहरी पृष्ठभूमि है। प्रारंभ में लिनियान को जो जानकारी मिली उससे संकेत मिलता है कि चेन क्लिफ की जुएतियान पर्वत श्रृंखला के भीतर एक गहरी नींव थी और इसके नेता वन बॉक्सियांग संरचनाओं में कुशल थे। उन्होंने पहले ही जुएतियान पर्वत श्रृंखला के अधिकांश हिस्से को एक विशाल संरचना में परिष्कृत कर लिया था। ये खबर कुछ हद तक सच और कुछ हद तक झूठी थी। दरअसल चेन चट्टान की नींव जुएतियान पर्वत श्रृंखला के भीतर गहरी थी और वन बॉक्सियांग वास्तव में संरचनाओं में माहिर थे। एकमात्र अशुद्धि ये थी कि वन बॉक्सियांग ने दशकों पहले संपूर्ण जुएतियान पर्वत श्रृंखला को एक विशाल संरचना में परिष्कृत किया था। इसके अलावा उन्होंने आसपास के इलाके में निगरानी रखी थी। जुआनडू संप्रदाय और काइशान गांव के कृषकों के कल रात पहुंचने से बहुत पहले चेन क्लिफ को उनके आगमन की खबर पहले ही मिल गई थी। इसके अलावा इससे पहले कि वे अपने पैर जमा पाते, उन्होंने हुआनडू संप्रदाय से एक शिष्य को छीन लिया। इस विनाश अभियान के लिए उनकी पूरी योजना जानने के बाद हुआनडू संप्रदाय और काइशान गांव के कृषकों पर संदेह पैदा करने से बचने के लिए चेन क्लिफ के दूसरे बुजुर्ग कियाओ जिंग ने उस शिष्य पर एक आत्मा बाध्यकारी तकनीक का इस्तेमाल किया और सुबह होने से पहले उसे वापस भेज दिया। इस तरह वे दुश्मन को सचेत करने से बचने में कामयाब रहे। चूंकि वे पहले से ही क्विंगयुन संप्रदाय के विनाश अभियान के बारे में जानते थे, चेन क्लिफ को स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता थी। इस प्रकार दूसरे बुजुर्ग कियाओ जिंग ने स्वेच्छा से किंगयुन संप्रदाय और अन्य संप्रदायों को आज चौकन्ना करने की तैयारी की, जबकि उन्हें अभी तक अपनी स्थिति स्थिर नहीं करनी थी। वन बॉक्सियांग ने इस योजना पर सहमति व्यक्त की और व्यक्तिगत रूप से जंगल में एक संरचना स्थापित की, जिससे तीसरे बुजुर्ग डेंग युआनक्यू को घात में बैठे 100 शिष्यों का नेतृत्व करने की अनुमति मिली। एक बार जब दूसरे बुजुर्ग कियाओ जिंग और उनके लोग निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए, तो दोनों पक्ष किंगयुन संप्रदाय के धर्मी कृषकों को भारी झटका देने के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। कार्रवाई के लिए सहमत संकेत था। मैं गलत था, मुझे क्षमा करें। आश्चर्य की बात है ना? ये सही है। वन बॉक्सियांग के शब्दों में संकेत अद्वितीय होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सके। हालांकि इस समय तीसरे बुजुर्ग डेंग युआनक्यू को अभी भी ये पता नहीं चला है कि दूसरे बुजुर्ग कियाओ जिंग ने समय से पहले संकेत क्यों शुरू किया था। लेकिन तात्कालिक स्वर से यह स्पष्ट था कि स्थिति गंभीर थी। अगर ऐसा है तो उन्हें कार्रवाई करनी ही होगी। अपनी बड़ी आस्तीन की एक लहर के साथ डेंग युआनक्यू आगे उड़ते हुए अनगिनत काले कौवों में बदल गया। एक बार जब वे काइशान गांव के किसानों के सिर के ऊपर पहुंचे, तो काले कौवों की भीड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे बैंगनी रंग की गैस निकली। जिन सभी कृषकों ने इस गैस को अंदर लिया, उन्हें तुरंत अपनी अभिव्यक्ति में कठिनाई होने लगी। वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी लड़ने की सारी क्षमता खत्म हो गई। साफ है कि उन्हें जहर दिया गया था। इसके बाद चेन चट्टान से लगभग 100 छिपे हुए राक्षस कृषक बाहर निकल आए और हत्या करना शुरू कर दिया। उनके अचानक हमले ने वास्तव में क्विंगयुन संप्रदाय और काइशान गांव के कृषकों को चौंका दिया। लेकिन लिनियान के आदेश के तहत धर्मी कृषकों ने जल्दी से अपनी स्थिति स्थिर कर ली और राक्षस कृषकों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इस समय फैंग यंगज़ून अब नारे लगाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उसने तुरंत आध्यात्मिक पत्थरों को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया और ये यू की रक्षा के लिए अपनी लंबी तलवार निकाल ली। बड़े भाई, मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। सच कहे तो वे आध्यात्मिक पत्थर बर्बाद नहीं हुए थे। फैंग यंगज़ून जब खतरे का सामना करते थे, तब भी कुछ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना जानते थे। ये वास्तव में निवेश के लायक था। हालांकि केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के शिखर के साथ ये वास्तव में अजीब था। क्या आप निश्चित हैं कि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, न कि इसके विपरीत? ये यू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, केवल तीसरे बुजुर्ग डेंग युआनक्यू द्वारा लाए गए लोगों की छोटी संख्या पर निर्भर रहना 4 धार्मिक संप्रदायों की बराबरी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे तेजी से कदम दर कदम पीछे हटते हुए लड़खड़ाने लगे। डेंग युआनक्यू काफी हतप्रभ महसूस कर रहा था। वह लोगों को युद्ध के मैदान में क्यों लाया था, फिर भी उसने दूसरे बुजुर्ग कियाओ जिंग के आदमियों को नहीं देखा। क्या वह चालाकी कर रहा था? स्वयं उपस्थित न होते हुए भी सिग्नल की शुरुआत करना? क्या वह जानबूझकर अपने साथियों को विफलता के लिए तैयार कर रहा था? डेंग युआनक्यू जितना अधिक सोचता, वह उतना ही क्रोधित होता जाता। वह जोर से चिल्लाया, कियाओ कमीने! सच तो यह है कि इस मामले का कियाओ जिंग से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से गलतफहमी थी। कियाओ जिंग बिल्कुल हैरान थी। आखिर डेंग युआनक्यू ने हमला करने की पहल क्यों की थी? क्या इस बात पर सहमति नहीं थी कि वे धर्मी पक्ष को भारी क्षति पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे? मैंने अभी तक समन्वय भी नहीं किया है और आपने आगे बढ़कर यह कर दिया है। ये सचमुच अवज्ञाकारी था। कियाओ जिंग अपने दिल में काफी गुस्से में थी। योजना के मुताबिक वो जियुलियान पीक नाम के पहाड़ को उठाएंगे। संरचना और चांदनी की आड़ में वह चुपचाप उत्तरी दिशा की ओर चला जाता था, जहां धर्मी कृषक स्थित थे। फिर वो हमले का नेतृत्व करेगा। यह न केवल उनकी गतिविधियों को छुपाने के लिए था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वन बॉक्सियांग ने जियुलियान पीक को गठन के मूल के रूप में उपयोग करने का इरादा किया था। जब चेन क्लिफ के शिष्यों ने सभी धर्मी कृषकों का ध्यान आकर्षित किया था, तो वह चुपचाप महान गठन को खड़ा करेगा और उपस्थित सभी धर्मी कृषकों को परिष्कृत करेगा। वह उनका अंतिम तुरुप का इक्का था। ये देखकर कि उसे अभी भी कुछ दूरी तय करनी है, कियाओ जिंग ने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा डेंग युआनक्यू के लोगों का सचमुच सफाया हो जाएगा। इस प्रकार कियाओ जिंग ने पहाड़ों में छिपे हुए राक्षस कृषकों को कार्रवाई करने और धर्मी कृषकों को शामिल करने का आदेश दिया। जहां तक उसकी बात है, वह अकेला ही पहाड़ की तलहटी में गया। उसने दोनों हाथों से एक मोहर बनाई और चुपचाप मंत्र का पाठ किया। कियाओ जिंग के शरीर से कई काली गैसें निकली। कुछ ही समय में उसकी आकृति स्पष्ट रूप से बड़ी होने लगी। कुछ ही समय में कियाओ जिंग 100 फीट ऊंचे विशाल विशालकाय में तब्दील हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत से जियुलियान पीक को उठाया और निर्धारित स्थान पर फेंकने के लक्ष्य से उसे आगे की ओर फेंक दिया। और संयोग से ये यू ठीक उसी स्थान पर खड़ा था। ये दृश्य देखकर ये यू की पलकें झपक गईं। ये शख्स वाकई बेशर्म था। मैं यहाँ ठीक खड़ा हूँ, इसे मुझ पर क्यों फेंको? यह महसूस करते हुए कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये यू के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत फैंग यंगज़ून के हाथ से लंबी तलवार छीन ली। इस कार्रवाई से फैंग यंगज़ून को पूरी तरह से नुकसान महसूस हुआ। अचानक तलवार चोरी कैसे हो गई? लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्द ही लोग चले जाएंगे। भयभीत फैंग यंगज़ून ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। इस बीच ये यू ने तलवार को आसमान की ओर इशारा किया और एक बार फिर किंगजुन संप्रदाय की अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया। सच्ची अजूर लोट्स लाइटनिंग तलवार तकनीक। आकाश से गरजती हुई बिजली गिरी, जिसने तुरंत पूरे पहाड़ को धूल में मिला दिया। इस दृश्य को देखकर लिनयाना ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पहले उसने सुना था कि ये यू एजोर लोट्स लाइटनिंग तलवार तकनीक का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसने सोचा कि उसने केवल सतह को खरोंच लिया है। उसे आश्चर्य हुआ, इसकी शक्ति इतनी भयानक थी। यदि वे खेती के स्तर की उपेक्षा करते और केवल एजोर लोट्स लाइटनिंग तलवार तकनीक की महारत पर चर्चा करते, तो शायद लुओजे भी ये यू की बराबरी नहीं कर पाते। ये बच्चा सचमुच डरावना था। लेकिन फिर होंडुआन संप्रदाय का कौन सा शिष्य प्रतिभाशाली नहीं था?
दूसरे बुजुर्ग कियाओ जिनके ने भी अविश्वास से अपनी आंखें खोली। ये बच्चा इतना ताकतवर था। अब जब जियू लियान पीक नष्ट हो गया था तो संप्रदाय के गुरु ने गठन कैसे स्थापित किया? जबकि कियाओ जिनके असमंजस में थी, ली न्यानान ने अवसर का लाभ उठाया। वह अचानक अपनी तलवार से प्रहार करते हुए आगे की ओर उड़ गया। कियाओ जिनके के ठीक ऊपर एक विशाल तलवार की छाया दिखाई दी। बाद वाले ने एक तीखी चीख निकाली क्योंकि 100 फुट लंबा होने के बावजूद उसकी छाती पूरी तरह से छलनी हो गई थी। अंतहीन काली गैस बहने की और कियाओ जिनके की आकृति स्पष्ट रूप से तीव्र गति से सिकुड़ने लगी। अध्याय 173। जल्द ही दूसरे बुजुर्ग कियाओ जिनके का शरीर अपने सामान्य आकार में वापस आ गया। उनके कंधे पर एक बड़ा घाव था जिससे काफी खून बह रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। ये देखकर तीसरे बुजुर्ग डेंग युवान तुरंत कियाओ जिनके की तरफ दौड़े और ली न्यानान को पीछे धकेल दिया जो एक और प्रहार के लिए आ रहे थे। चारों ओर देखने पर उन्होंने देखा कि राक्षसों की खेती करने वाले जो लोग वे अपने साथ लाए थे वे लगातार पीछे हट रहे थे। उनकी संख्या आधे से भी कम रह गई थी। डेंग युवान अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी हार असंभावी थी। इसके अलावा जियू लियान पीक को नष्ट कर दिया गया था और अब इसे संरचना के मूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उनकी पहले की योजना पूरी तरह मजाक बनकर रह गई थी। ऐसे में अगर वे जल्दी नहीं हटते तो शायद यही उनकी जान चली जाती। डेंग युवान ने कियाओ जिनके को तुरंत पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। दूसरे बुजुर्ग, चलो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। आसपास के राक्षस कृषक भी डेंग युवान के आसपास इकट्ठा होने लगे। कियाओ जिनके का चेहरा पीला पड़ गया था। अभी ली न्यानान की तलवार ने उसके महत्वपूर्ण बिंदु को छेद दिया था। यहाँ तक कि अगर वह चेन चट्टान पर लौट आया तो भी उसे बचाना संभव होगा। मरने से पहले कियाओ जिनके ने डेंग युवान की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, आप सभी ने योजना का पालन क्यों नहीं किया? इसके कारण आज रात की लड़ाई विफल हो गई। डेंग युवान को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने जवाब दिया, दूसरे बुजुर्ग, हम सिग्नल सुनने के बाद ही आगे बढ़े, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमसे देर से पहुंचेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या हो रहा था। उस समय उनकी रक्षा करने वाले राक्षस कृषकों में से एक ने अपना हाथ उठाया और सामने ये यू और फेंग यांगजून की ओर इशारा किया। दूसरा बुजुर्ग, तीसरा बुजुर्ग, मैंने अभी स्पष्ट रूप से देखा, ये वो दोनों ही थे जो हमारा इशारा दोहराते रहे। मुझे लगा कि वे आपके द्वारा भेजे गए थे। दूसरे बुजुर्ग, मैंने उनसे कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि वे इस प्रकार के कुछ भी होंगे। यदि वे सिग्नल के लिए चिल्लाते नहीं तो हम जल्दी चार्ज नहीं कर पाते। यदि आप मुझसे पूछें तो आज की हार पूरी तरह से उनकी गलती है। ये सुनकर कियाओ जिनके का गुस्सा बढ़ गया। तो ये कोई था जो चिल्लाकर अपना संकेत दे रहा था जिसके कारण योजना को समय से पहले क्रियान्वित किया जा सका। असफलता वास्तव में क्रोधित करने वाली थी। गुस्से में कियाओ जिनके अपनी सांस नहीं ले सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डेंग युवान ने भी भौहें चढ़ा दी। ये यू और फेंग यांगजून की पोशाक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे केवल संप्रदाय के शिष्य हों। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि दो अज्ञात शिष्यों द्वारा इतनी सावधानीपूर्वक योजना को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब जब चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं, अगर वे इस तरह वापस लौटते हैं तो संप्रदाय मास्टर वन बॉक्सियांग निस्संदेह क्रोधित होंगे। वह विफलता के लिए डेंग युवान को भी दोषी ठहरा सकता है और बलिदान के रूप में उसका सिर ले सकता है। नहीं, दोष झेलने के लिए उन्हें इन दोनों को पकड़ना पड़ा। ये सोचते हुए डेंग युवान का दिमाग दौड़ गया। उसके काले वस्त्र के नीचे से एक काला कौवा उड़ गया। अंधेरी रात की आड़ में वह तेजी से आकाश में चढ़ गया। इस बीच ये यू और फेंग यांगजून अभी भी वही खड़े थे जहां वे थे, चुपचाप देख रहे थे। राक्षस कृषकों को पहले ही वापस खदेड़ दिया गया था। हर कोई उन पर हमला करने के लिए उनका पीछा कर रहा था। ये यू इस उत्साह में शामिल होने के लिए बहुत आलसी था। यहाँ हत्याएं छीनने से कोई लाभ नहीं होने वाला था। उस प्रयास से परेशान क्यों हूँ? इसके अलावा लुओजी के अनुसार वो यहाँ केवल सहायक भूमिका निभाने के लिए आए थे और उन्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अपने बगल में फेंग यांगजून पर नजर डालते हुए ये यू ने भौहें उठाई। मैं शायद सुस्त हो रहा हूँ, लेकिन आप ही यहाँ क्यों हैं? ये यू ने फिर पूछा, आप राक्षसों की खेती करने वालों को मारने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बड़े भाई, मैं आपकी रक्षा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ, फेंग यांगजून ने गंभीरता से कहा। इस प्रतिक्रिया ने ये यू को क्षण भर के लिए अवाक कर दिया। क्या आप सचमुच इस सुरक्षा चीज के प्रति गंभीर हैं? तभी जब दोनों बात कर रहे थे तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके पास पहले से ही एक काला कौवा आ चुका था। जैसे ही ये यू फिर से फेंग यांगजून से बात करने वाला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से पीछे मुड़ा और देखा कि एक काला कौवा तुरंत डेंग युवान में बदल गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने टेलीपोर्टेशन तावीज का उपयोग करके ये यू और फेंग यांगजून के कॉलर पकड़ लिए। देखते ही देखते तीनों आकृतियां मौके से गायब हो गईं। उसी समय उनके आसपास की जमीन अचानक जोर से हिल गई। रक्तलाल बाधा की एक परत ने क्षेत्र को ढक दिया, जिससे कुछ चेन क्लिफ शिशुओं को धर्मी कृषकों से अलग कर दिया गया। जो राक्षस कृषक अवरोध में नहीं फंसे थे वे तुरंत मौके का फायदा उठाकर भागने लगे। ये देखकर सभी धर्मात्मा बुजुर्गों ने बैरियर पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने उसे चकनाचूर कर दिया। इस बीच चेन चट्टान के अंदर वन बॉक्सियांग अचानक रक्त और क्यूई की वृद्धि महसूस करते हुए कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। ये गठन की प्रतिक्रिया थी। वन बॉक्सियांग की भौं तुरंत सिकुड़ गई। पृथ्वी पर क्या हो रहा था? जो रक्त जेल का निर्माण किया गया था वह अचानक कैसे ढह गया? एक बार जब गठन हो गया तो उन संप्रदाय के बुजुर्गों के लिए जीवित बचना संभव होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि किंग्यून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लुओजे व्यक्तिगत रूप से आए हों? जैसे ही वन बॉक्सियांग इस पर विचार कर रहा था, डेंग युवान ये और फेंग यांगजून की आकृतियां अचानक चेन क्लिफ के महान हॉल में दिखाई दी। खून से लथपथ डेंग युवान और अन्य दो अपरिचित चेहरों को देखते हुए वन बॉक्सियांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? और ये दोनों कौन है? यू सिमुगु परिवार के पास जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वह धीमी थी, बल्कि उसे पहले नहीं पता था कि बू लिंगफी कहाँ स्थित है। विभिन्न स्रोतों से पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि बू परिवार फिर से बनाया गया था। इस समय यू सिमु ने अचानक आकाश में एक स्पिरिट बोर्ड देखी जो गुयुआन संप्रदाय से संबंधित थी। उत्सुकतावश उसने अपनी गति रोक दी। गुयुआन संप्रदाय की आत्मा नाव यहाँ क्यों दिखाई देगी? क्या ये जुएतियान पर्वत श्रृंखला नहीं है? उत्सुकतावश यू सिमु नीचे उड़ गया। जल्द ही उसने ली न्यानान और अन्य संप्रदायों के अन्य लोगों की खोज की। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यहाँ युद्ध हुआ हो। यू सिमु ने चारों ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, गुयुआन संप्रदाय के शिष्य कहाँ हैं? मुझे कौन बता सकता है कि क्या हुआ है? तुरंत गुयुआन संप्रदाय के बुजुर्ग जूजी यू सिमु को स्थिति समझाने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान यू सिमु ये यू के ठिकाने की तलाश में बाहर था। संप्रदाय में सब कुछ जूजी द्वारा प्रबंधित किया गया था। हाल ही में उसे जुतियान पर्वत श्रृंखला पर राक्षस संप्रदाय के विनाश में शामिल होने के लिए किंग्यून संप्रदाय से निमंत्रण मिला। जूजी तुरंत सहमत हो गए। ये किंग्यून संप्रदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर था और स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। इसके अलावा यदि वे चेन चट्टान को नष्ट करने में सफल हो गए तो गुयुआन संप्रदाय की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। इसमें पसंद न आने वाली क्या बात है? इस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद यू सिमु ने सोच समझकर सिर हिलाया। फिर चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि कई 100 कृषक उपस्थित थे। गंभीर स्वर में उसने पूछा, साथी दाववादियों, मैं यू सिमु हूँ जो गुयुआन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है। मैं विशेष रूप से किसी की तलाश कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या कोई ये यू को जानता है?
यू सिमू ने ये यू को खोजने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अब भी। ली न्यानान की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वह आगे बढ़ा और धीरे से पूछा, संप्रदाय मास्टर यून, मैं ली न्यानान हूँ जो किंग्यून संप्रदाय का एक बुजुर्ग है। हमारे एक शिष्य का नाम ये यू है, आप उसे कैसे जानते हैं? यून सिमू का उत्साह बढ़ गया क्योंकि उसने तुरंत अपनी स्टोरेज ड्रिंक से एक चित्र निकाला। क्या यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? यून सिमू की ड्राइंग कौशल सुई जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मोटे तौर पर ये यू का चित्रण कर सकती थी। ली न्याना ने चित्र को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। ये सचमुच हमारा शिष्य है, तुम्हें उसकी क्या आवश्यकता है? यून सिमू बहुत खुश हुई, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने कहा, वो मेरा पति है। मैं काफी समय से उसकी तलाश कर रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो क्विंगेउन संप्रदाय में होंगे। ये सुनकर ली न्यानान सदमे में रह गया। ये यू, आपके जीवन में कितनी खूबसूरत महिलाएं हैं। अध्याय 174। यू सिमू के शब्दों ने न केवल ली न्यानान को चौंका दिया, बल्कि आसपास के धर्मी कृषकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि गुयुआन संप्रदाय का इतिहास छोटा था, लेकिन हाल के वर्षों में इसने खेती की दुनिया में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया है। ऐसा कहा गया था कि गुयुआन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु एक पारलौकिक क्लेश क्षेत्र के कृषक थे। ऐसे युग में जहां स्वर्गारोहण एक किंवदंती बन गया था, ट्रांसेंडेंट क्लेश क्षेत्र पहले से ही सभी कृषकों के लिए छत था। ऐसी दुर्जय शक्ति और उपस्थिति के साथ जो एक दिव्य युवती को टक्कर दे सकती है, ऐसा आदर्श व्यक्ति किंग्यून संप्रदाय के मातृ शिष्य के प्रेम में कैसे पड़ सकता है? विशेष रूप से काइशान गांव और हुआंडू संप्रदाय के कृषक। यू सिमू की अद्भुत सुंदरता को देखकर वे ये यू से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सके। किंग्यून संप्रदाय के शिष्यों को भी ऐसा ही लगा। पहले संत यून राव थी और अब ट्रांसेंडेंट क्लेश क्षेत्र से एक संप्रदाय गुरु थी। तार्किक रूप से वे ऐसी चीजों के बारे में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। यून सिमू काफी उत्साहित थी और हर किसी की अजीब नजरों को नजरअंदाज कर रही थी। उसने झट से पूछा, बताओ मेरे पति कहाँ हैं? ली न्याना ने चारों ओर देखा और अचानक ये यू की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। वह अभी कुछ देर पहले यही था। वह कहाँ गया था? क्या वह चला गया? उनकी आकस्मिक टिप्पणी से यू सिमू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सपने में ये यू को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी, इसलिए वह अब उससे बच रहा था? इस संभावना को सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस समय यून सिमू को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। जब तक ये यू उसके पक्ष में लौट आया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पास कितने दाव साझेदार हैं। लेकिन उसका एकमात्र अनुरोध ये था कि ये यू को उससे छिपना नहीं चाहिए। तभी गुयुआन संप्रदाय के एक शिष्य ने भीड़ में अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, संप्रदाय गुरु, मुझे लगता है कि मैंने अभी ये यू और फैंग यंगजून को एक राक्षस कृषक द्वारा ले जाते हुए देखा है। ये सुनकर यू सिमू का पूरा शरीर कांप गया। वह तेजी से उस शिष्य के सामने आ गई। उसने बेरुखी से पूछा, क्या तुमने साफ देखा? ये यू को एक राक्षस कृषक द्वारा ले जाया गया था। शिष्य ने जोर से सिर हिलाया। ये बिल्कुल सच है, मैं बस इतना कहने ही वाला था, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे लोग थे और मैं बोल नहीं सका। यून सिमू की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, लेकिन इस समय उसके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। यून सिमू ने गहरी आवाज में कहा, गुयुआन संप्रदाय के सभी शिष्य सुनो, तुरंत इकट्ठा हो जाओ और अपनी पूरी ताकत से चेन चट्टान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। हमें ये यू की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। जूजी, एक बुजुर्ग, आगे बढ़े और सहमति में सिर हिलाया। इस बीच काइशान गांव का नेतृत्व करने वाले बुजुर्ग आगे बढ़े और धीरे से कहा, संप्रदाय मास्टर यू, चेन चट्टान की जुएतियान पर्वत श्रृंखला में एक ठोस नींव है। अधिकांश पर्वतों को एक विशाल संरचना में परिष्कृत किया गया है। अगर हम लापरवाही से हमला करेंगे तो भारी नुकसान हो सकता है। इस पर विचार करना बेहतर होगा। यून सिमू ने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम मृत्यु से डरते हो तो वहीं रुक जाओ, कोई तुम्हें साथ आने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। गठन के संबंध में हमें बस पहाड़ को समतल करने की जरूरत है। बोलने के बाद यून सिमू हवा में उड़ गया और तेजी से जुएतियान पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुंच गया। उसके हाथों से मुहरे बनाते हुए रात का साफ आकाश अचानक अशुभ बादलों से काला हो गया। लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट के बजाय तेज गर्मी का एहसास हुआ। इसके अलावा आकाश में लाल लपटों के समूह दिखाई दिए। उपस्थित सभी लोग हैरान थे। क्या ये बिजली की तकनीक का अग्रदूत नहीं था? इतनी गर्मी क्यों लग रही थी? 2 सांसों के बाद यून सिमू ने सभी को दिखाया कि वास्तव में क्या हो रहा था। आसमान से आग की विशाल लपटें जुएतियान पर्वत श्रृंखला की ओर गिर रही थी। आकाशीय अग्नि उल्काएं। हमले की विशाल शक्ति ने संप्रदाय की सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत चकनाचूर कर दिया। अनगिनत आकाशीय अग्नि उल्काएं गिरी, जिससे हजारों मील तक जमीन और पहाड़ हिल गए। न केवल जुएतियान पर्वत श्रृंखला की चोटियां नष्ट हो गईं, बल्कि प्रत्येक लैंडिंग स्थान आग की लपटों का समुद्र बन गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। क्या यह एक पारलौकिक क्लेश क्षेत्र के कृषक की सच्ची शक्ति थी? वह सचमुच पहाड़ को समतल करने का इरादा रखती थी। ये सोचना आश्चर्यजनक था कि जुएतियान पर्वत श्रृंखला, अनगिनत चोटियों वाली पर्वत श्रृंखला, कुछ ही क्षणों में आग के समुद्र में बदल सकती है। ऐसी ताकत सचमुच भयावह थी। इस बीच चेन चट्टान के अंदर डेंग युवानिक्यू ने वान बॉक्सियान को सब कुछ रिपोर्ट करना समाप्त कर दिया था। उस समय बाद वाले के चेहरे पर अविश्वसनीय अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वह यू और फैंग यंगजून से सवाल करने की तैयारी कर रहा था कि वे उनकी सिग्नल को कैसे जानते थे। पूरी चेन चट्टान जोर से हिल गई। मलबा गिरने लगा। वान बॉक्सियान ने अविश्वास से ऊपर की ओर देखा। वह स्वाभाविक रूप से स्वभाव से बहुत सतर्क थे। मूल रूप से चेन चट्टान जुएतियान पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में एक चट्टान पर स्थित थी। बाद में सुरक्षा के लिए वान बॉक्सियान ने जुएतियान पर्वत श्रृंखला के नीचे एक क्षेत्र खोला और अपने सभी शिष्यों को अंदर लाया। फिर उन्होंने पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए संपूर्ण जुएतियान पर्वत श्रृंखला को एक विशाल संरचना में परिष्कृत किया। यह एक आक्रामक और रक्षात्मक स्थिति थी। भले ही धर्मी कृषक बड़ी संख्या में आए, वान बॉक्सियान डरे नहीं। लेकिन अब पूरा पर्वत जोर से हिल रहा था, जिससे भूमिगत चेन क्लिफ का मुख्यालय भी प्रभावित हो रहा था। पृथ्वी पर क्या हो रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई पहाड़ तोड़ रहा हो? वान बॉक्सियान तुरंत लोगों को जांच के लिए बाहर ले गए। जाने से पहले उन्होंने डेंग युवानिक्यू को ये यू और फैंग यंगजून से निपटने का निर्देश दिया। एक बार जब वह चला गया, डेंग युवानिक्यू ने राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ, एक बड़े शत्रु के निकट आने पर वान बॉक्सियान ने उसे दंडित नहीं किया। वह सर्वोत्तम परिणाम था। जहाँ तक उन्हें मारने की बात है, वह बेहद आसान था। तुम दोनों, अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अपनी बुरी किस्मत को दोष दो। जहाँ तक ये बात है कि आपको हमारा सिग्नल कैसे पता चला, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों मरने वाले हो, है ना? ये सुनकर फैंग यंगजून कांप उठा। उसने तुरंत पूछा, वी बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? ये यू थोड़ा मुस्कुराया डेंग युवानिक्यू को चंचल भाव से देखते हुए। इससे बाद वाला बेहद क्रोधित हो गया। यहाँ तक कि उसे शिकार की तरह निशाना बनाए जाने का एहसास भी हुआ। इससे डेंग युवानिक्यू बहुत अप्रसन्न हो गया और आगे बढ़ते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, अरे छोटे लड़के, तुम मरने वाले हो और फिर भी मुझे इस तरह देखने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें सचमुच परेशानी हो रही है। डेंग युवानिक्यू ने ये यू को गर्दन से पकड़ने के इरादे से अचानक अपना हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी कलाई उठी, ये यू ने तेजी से उसे पकड़ लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेंग युवानिक्यू ने कितना कठिन संघर्ष किया, ये पूरी तरह से बेकार था। दरअसल आपने इसे गलत समझा है। हमारे पास आने के लिए आपका दुर्भाग्य खराब होना चाहिए। ये यू के विचारों में हलचल मच गई और एक पल में अनगिनत तलवारों की आवाजें गूंज उठी।
हाउरन हॉट तलवार प्रकट हुई जिसने तुरंत डेंग युवानिक्यू के शरीर को छलनी में बदल दिया। उसकी नवजात आत्मा ने भागने का प्रयास किया लेकिन ये यूनिट 10,000 सोल्स तकनीक का उपयोग करके उसे पकड़ लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि फैंग यंगजून के पास सब कुछ खत्म होने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। ये यू ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम डरे हुए हो? फैंग यंगजून ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, मानो उसके पास कहने के लिए हजारों शब्द हों। लेकिन ये यू ने हाथ उठाया और विपरीत दिशा की ओर इशारा किया। फैंग यंगजून ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अचानक उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ। वह मर गया। बाद में ये यू ने डेंग युवानिक्यू की आत्मा को पकड़ने के लिए सोल समनिंग बैनर निकाला। उसने कुछ समय तक सोल रीपर की उपेक्षा की थी और ये लगातार लालसा की भावना व्यक्त करता था। इसलिए ये यू ने सोल रीपर को अच्छी तरह से दावत देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया और जल्दी एक आदमर कलाकृति में अपग्रेड करने का प्रयास किया। अध्याय 175 जुएटियान पर्वत श्रृंखला के भीतर वान बॉक्सियांग ने अपने लोगों को भूमिगत निकास द्वार से बाहर निकाला ही था कि उसे भीषण गर्मी का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा, आग की लपटों से जलता हुआ एक विशाल उड़ान की ओर बढ़ रहा था। वान बॉक्सियांग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से पीछे हट गया। दुर्भाग्य से उसके साथ आए अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। दर्जनों जादुई साधकों में से अच्छे भाग्य वाले केवल कुछ ही दूर स्थित थे। बाकी लोग तुरंत मारे गए, उनके शरीर जलकर राख हो गए। वान बॉक्सियांग को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। अचानक उसे एक ठंडी आवाज सुनाई दी, क्या आप ची यिनक्लिफ के सदस्य हैं? ये सुनकर वान बॉक्सियांग ने ऊपर देखा। उसने एक मनमोहक सुंदर स्त्री देखी। वह धरती पर उतरती हुई एक दिव्य प्राणी की तरह लग रही थी। वह ठंडी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। वान बॉक्सियांग ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? यह महिला यून सिमू थी। वह ऐसी इंसान नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए, खासकर अब जबकि वह ये यू को नहीं ढूंढ पा रही थी। ये देखकर कि वान बॉक्सियांग सीधा जवाब नहीं दे रही थी, उसके दिल में जानलेवा इरादे की झलक दिखी। उसके दाहिने हाथ के हल्के से झटके से तुरंत चांदी की रोशनी की एक किरण प्रकट हुई। अगर वान बॉक्सियांग ने बचने की कोशिश भी की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह इससे पूरी तरह बच नहीं सका। वान बॉक्सियांग के कंधे में तुरंत खून का एक छेद हो गया। शक्तिशाली प्रभाव ने उसे अस्थिर कर दिया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर कि वान बॉक्सियांग की मृत्यु नहीं हुई थी, यून सिमू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली होगे। लेकिन एक बात याद रखो, तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो, समझे? जमीन पर लेटे हुए वान बॉक्सियांग को खून की खांसी हुई। उसने उठने के लिए संघर्ष किया। ऐसा घुटन भरा अपमान उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। स्पष्ट होने के लिए, वह हमनी क्षेत्र में एक शीर्ष कृषक थे। वह क्लिश क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। उसने जुएटियान पर्वत श्रृंखला पर 1000 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया था। उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। फिर भी अब वह आसानी से एक महिला द्वारा घायल हो गया था। ये घोर अपमान था। इसके अलावा मुख्य बात ये थी, यह उसका क्षेत्र था। संरचनाओं के सभी ग्रैंड मास्टरों में एक समान खामी थी। वे अत्यधिक आत्म महत्वपूर्ण थे। उनकी नजर में अगर पर्याप्त रूप से तैयार किया जाए तो वे अपने से एक या दो स्तर नीचे के किसी भी व्यक्ति को आसानी से मार सकते हैं। हालांकि यह महज अहंकार नहीं था, यह एक सच्चाई थी। एक बार जब भव्य संरचना सक्रिय हो गई तो दुश्मन को मारने के लिए स्थानों को पार करना कोई सपना नहीं था। जबकि वान बॉक्सियांग ने अपने दिमाग से आसपास की संरचनाओं को सक्रिय किया, उन्होंने कुछ समय खरीदने के लिए कहा, परी, मैं वान बॉक्सियांग हूँ, ची यिनक्लिफ का संप्रदाय गुरु। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? यू सिमू ने ठंडे स्वर में सवाल किया। ये यू कहाँ है? उसे सौंप दो और मैं तुरंत चला जाऊंगा। ये सुनकर वान बॉक्सियांग दंग रह गए। ये यू कौन था? क्या उसकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी? क्या आप उसे ढूंढते हैं और चले जाते हैं? अगर ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? यदि आपने पहले इसका उल्लेख किया होता तो मैंने उसे सौंप दिया होता और गंभीर रूप से घायल होने की इस पूरी स्थिति से बच गया होता। ये देखकर कि वान बॉक्सियांग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, यून सिमू का गुस्सा फिर से भड़क गया। क्लिश क्षेत्र का दबाव पूरी तरह से भड़क उठा। इससे वान बॉक्सियांग को एक घुटने के बल जमीन पर बैठना पड़ा। तुम क्या सोच रहे हो? उसे छोड़ दो और मैं चला जाऊंगा। यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। उसकी ठंडी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। वान बॉक्सियांग की सांसें तेज हो गईं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे हमेशा अपनी ताकत पर गर्व था, वह एक महिला के सामने घुटने टेकने का अपमान शायद ही सहन कर सके। उसने एक मुक्का जमीन पर पटक दिया। हालांकि जुएटियान पर्वत श्रृंखला पहले ही आग के समुद्र में बदल गई थी, लेकिन अधिकांश संरचनाएं बरकरार रहीं। वान बॉक्सियांग की मुट्ठी पर केंद्रित एक शानदार रोशनी तेजी से फैल गई। जुएटियान पर्वत श्रृंखला की जमीन पर अनगिनत अजीब गठन पैटर्न दिखाई दिए। फिर प्रकाश फिर से एकत्रित हो गया। ये वान बॉक्सियांग के चरणों में बस गया। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। ये ड्रैगन वेन इनहिलेशन फॉर्मेशन मूल रूप से किंग्यून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के लिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसका प्रयोग आप पर किया जाता है। आप उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं। वान बॉक्सियांग के चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर अनगिनत ड्रैगन फैंटम जमीन पर निर्माण से उभरे। वे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उन्होंने यून सिमू को खतरनाक नजरों से देखा। इतना ही नहीं, जैसे ही उनके शरीर हिले, चारों ओर तारों की रोशनी के बिंदु दिखाई देने लगे। इन तारों की रोशनी की आड़ में यून सिमू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जम गई है। वह इसे जुटाने में भी असमर्थ थी। यू सिमू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। क्या ये गठन की शक्ति है? ये वास्तव में संपूर्ण पर्वत श्रृंखला से पृथ्वी की मौलिक शक्ति को आकर्षित कर सकता है। दिलचस्प। दूसरी ओर ची यिन चट्टान के भीतर आत्माओं की अनगिनत चीखें पूरे संप्रदाय में गूंज उठी। यह नरक के दृश्य जैसा लग रहा था। आत्माओं से गिरा हुआ 80% से अधिक जादू की खेती करने वालों को जमीन पर गिरा दिया गया और उन्हें निगल लिया गया। ये यू ची यिन चट्टान के भीतर इत्मीनान से टहल रहा था। उसने अपने आसपास की हर चीज का सर्वेक्षण किया। टीएसके टीएसके टीएसके। सच कहूं तो इस ची यिन क्लिफ में ज्यादा लोग नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ केवल 200 के आसपास ही लोग थे। यदि ये केवल कुछ ही लोग होते, ये लेक्सियन के लिए अच्छा भोजन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। दरअसल ये यू भूल गया था। कुछ ही समय पहले ची यिन क्लिफ के दूसरे बुजुर्ग क्याओ जिनके और तीसरे बुजुर्ग डेंग युवानिक्यू, ली ननन और अन्य लोगों पर घात लगाने के लिए 300 से अधिक जादू साधकों को बाहर ले गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। 10वें से भी कम लौटाया गया। इसके अलावा कई दर्जन को वान बॉक्सियांग ने बाद में ले लिया। अब संप्रदाय के भीतर अभी भी 200 से अधिक लोगों का बचे रहना पहले से ही काफी अच्छा था। ची यिन क्लिफ का भूमिगत स्थान बहुत बड़ा नहीं था। ये यू ने जल्दी से एक चक्कर लगाया। आखिरकार वह एक कमरे के बाहर रुक गया। यहाँ हैरानी की बात यह है कि बैरियर की 3 परतें लगाई गई थीं और ऐसा लग रहा था उपयोग की गई विधियां काफी अच्छी थीं। लेन कंट्री की महान पेशकश वू रेनबी से कहीं अधिक मजबूत। इस स्थान पर इतने सारे अवरोध स्थापित करने में सक्षम होने के लिए वहाँ कुछ मूल्यवान होना चाहिए। ये यू ने तुरंत निर्माण की बाधाओं को खत्म करना शुरू कर दिया। उसके पास वानिक्सियांग जिंगचेंतु का सिद्ध क्षेत्र था। उसकी नजर में ऐसी कोई बाधा नहीं थी जिसे वह तोड़ न सके। बस कुछ ही पलों में बाधाओं की सभी 3 परतें नष्ट कर दी गईं। ये यू सीधे अंदर चला गया। हालांकि उन्होंने इसका पता लगा लिया।
यह एक कमरा था। एक शेल्फ पर लगभग 1 दर्जन भंडारण रिंगें थीं। जैसे ही ये उनकी जांच करने वाला था, जमीन जोर जोर से हिलने लगी। काफी समय बाद ये धीरे धीरे बंद हो गया। ये मदद नहीं कर सका, लेकिन ऊपर देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या वे ऊपर इतनी भयंकर लड़ाई कर रहे हैं? गलती से घायल होने से बचने के लिए शायद मुझे बाहर जाने से पहले थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ये ने झटकों से उठती धूल को तितर बितर करने के लिए अपना हाथ हिलाया। फिर वो आगे बढ़ा। उसने भंडारण के छल्ले उठा लिए। उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरकर वह तुरंत चौंक गया। उसने देखा कि दर्जनों भंडारण छल्लों के बीच एक को छोड़कर, जिसमें स्पिरिट स्टोन और तकनीकें शामिल थीं, बाकी कीमती सामग्रियों से भरे हुए थे। इनमें डार्क प्रोफाउंड फ्लावर, सोल सेटलिंग बैम्बू और ब्लैक डायमंड फंगस अनगिनत मात्रा में थे। ये ने अनुमान लगाया, ये सभी वस्तुएं संभवतः 100 झांकपत से थीं। 100 झांकपत पर कब्जा करने के लिए वन बॉक्सियांग को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। संभवतः यही कारण था। TSK। उन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 वर्षों से भी अधिक समय तक संघर्ष करने और इतनी मूल्यवान वस्तुएं जमा करने के बाद वे सभी एक ही दिन में ये परिवार के हो जाएंगे। ये काफी प्रसन्न था। उसने शेल्फ से भंडारण छल्लों को साफ कर दिया। फिर कमरे में कुछ देर तक खोजबीन करने और यह पुष्टि करने के बाद कि वहाँ और कुछ भी मूल्यवान नहीं है, वह जाने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से कमरे का दरवाजा अचानक खुला। वन बॉक्सियांग अंदर आए। दोनों ने नजरों का आदान प्रदान किया। दोनों अचंभित रह गए। तैयारियों का कोई संकेत नहीं। अध्याय 176। कमरे में ये को देखकर वन बॉक्सियांग को पूरी तरह से हतप्रभ महसूस हुआ। उसे लगा कि ये दिन एक सपने जैसा है। सबसे पहले सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना विफलता में समाप्त हो गई। उनके द्वारा भेजे गए शिष्यों को भारी क्षति उठानी पड़ी। तब संपूर्ण जूतियान पर्वत श्रृंखला एक अभूतपूर्व हमले की चपेट में आ गई। जब वन बॉक्सियांग देखने के लिए बाहर निकला, उसने देखा कि यह किंगेउन संप्रदाय के बुजुर्ग हमला नहीं कर रहे थे। इसके बजाय यह एक तेजस्वी महिला थी जो अकेले ही पहाड़ पर हमला कर रही थी। यदि चेन चट्टान के साथ वास्तव में गहरी दुश्मनी थी, तब वन बॉक्सियांग इसे स्वीकार कर सका। लेकिन ये महिला सिर्फ किसी को ढूंढने आई थी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या वन बॉक्सियांग को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी? उसने पहले तो उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके बाद ही उसने कहा कि वो किसी की तलाश कर रही है। क्या यह महज शुद्ध अपमान नहीं था? आखिरकार वो चेन क्लिफ का स्वामी था। वह मध्य महाद्वीप के दानव पथ में नंबर 1 बनने वाला था। वो खुद को इस तरह से परेशान कैसे होने दे सकता है? इस प्रकार वन बॉक्सियांग ने तुरंत भव्य संरचना को सक्रिय कर दिया। उनकी पिछली गणना के अनुसार क्लेश क्रॉसिंग के शिखर से नीचे का कोई भी कृषक निस्संदेह इस संरचना में प्रवेश करने पर मर जाएगा। आपको जानना होगा, ये संपूर्ण जूतियान पर्वत श्रृंखला की पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। एक किसान को मारना बहुत आसान होगा, लेकिन वन बॉक्सियांग को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो इतना शक्तिशाली होगा सिर्फ एक जादुई कागज के पंखे के साथ। उसने एक विशाल ज्वालामुखी बुलाया, जिससे पृथ्वी ड्रैगन का लगभग 70% हिस्सा सीधे विस्फोटित हो गया। वन बॉक्सियांग तेज तर्रार थे, चूंकि पृथ्वी ड्रैगन का सार अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत गठन बदल दिया। शेष सभी पृथ्वी ड्रैगन सार को इकट्ठा करना। उसने यूसिवु को फंसाने के लिए इसे पिंजरे में बदल दिया। वन बॉक्सियांग अच्छी तरह से जानता था कि लॉन्गमई मेक्स इन्फॉर्मेशन भी यूसिवु को खत्म नहीं कर सकता। एक बार सारा पृथ्वी ड्रैगन सार बिखर गया, यह उसके मरने का समय होगा। वन बॉक्सियांग को बहुत दुख हुआ। यह महिला कहाँ से आई? उसकी ताकत बहुत भयानक थी। हालांकि चूंकि वो उसे हरा नहीं सका, तो उससे छिप क्यों नहीं गया? यूसिवु के फंसने का फायदा उठाते हुए वन बॉक्सियांग तुरंत अपना सामान पैक करने और भागने की तैयारी करते हुए चेन क्लिफ पर लौट आया। वह बहुत स्पष्ट थे, ये गठन यूसिवु को अधिक समय तक रोके नहीं रखेगा, इसलिए हर कार्रवाई तेज होनी चाहिए। लेकिन वन बॉक्सियांग को जिस बात ने और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी, चेन क्लिफ अब भूतों के लिए स्वर्ग बन गया था। यहाँ तक कि तीसरे बुजुर्ग डैंग युवानक्यू को भी एक भूत में परिष्कृत किया गया था। उन्होंने वन बॉक्सियांग पर सक्रिय रूप से हमला किया। हालांकि वह घायल हो गया था। वन बॉक्सियांग अभी भी दाव क्षेत्र के शिखर पर था। भूत से निपटना अब भी बहुत आसान था। हालांकि वन बॉक्सियांग को यह समझ में नहीं आया कि अगरबत्ती की एक छड़ी से भी कम कीमत पर जाने के बाद संपूर्ण चेन चट्टान पर भूतों का कब्जा हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी महान दानव ने आक्रमण करने का अवसर लिया हो और चेन चट्टान को निगलना चाहता हो? वन बॉक्सियांग का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान देने की हिम्मत नहीं की। इस क्षण में वह केवल 100 वर्षों से संचित उन स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने को प्राप्त करना चाहता था। फिर वह भागने लगेगा। ये सचमुच घृणित था। पिछले कुछ वर्षों में वह वास्तव में अहंकारी हो गया था। उसने संग्रह करना शुरू कर दिया था। वर्षों से अर्जित वस्तुओं को विभिन्न भंडारण रिंगों में क्रमबद्ध करना, उन्हें अलमारियों पर रखना। जब भी उसके पास करने को कुछ नहीं होता, वह उनकी प्रशंसा करता। अगर उसे मालूम होता कि आज ऐसी बात हो जाएगी, उसने कभी भी इतनी मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं किया होगा। क्या सब कुछ उस पर रखना बेहतर नहीं होगा? अब उन्हें घबराने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर जब वन बॉक्सियांग ने कमरे में प्रवेश किया, तो वह दंग रह गया। वह धर्मी किसान जिसे डैंग युवानक्यू ने पकड़ लिया था, अब उसके कमरे में प्रकट हो गया था। भंडारण के छल्ले रखने वाली अलमारियां खाली थीं। क्या चल रहा था? डैंग युवानक्यू ने उसे क्यों नहीं मारा? नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि चेन क्लिफ में भूतों की मौजूदा स्थिति के लिए सब कुछ उसी का काम था? ये बच्चा हमेशा से अपनी क्षमताओं को छुपाता रहा था, या कोई इसे ऐसे भी समझ सकता है। इस व्यक्ति ने पहले ही संकेत बता दिया था, जिससे संपूर्ण चेन चट्टान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार तीसरे बुजुर्ग डैंग युवानक्यू द्वारा लाया गया। क्या यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी योजना का हिस्सा था? शुरू से ही वह सीधे चेन क्लिफ के लिए आया था। यदि ऐसा होता, तब उनकी योजनाएं वास्तव में उल्लेखनीय थीं। वन बॉक्सियांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसने ये को ध्यान से देखा। उसने पाया कि वह अपने साधना स्तर को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। चूंकि यही मामला था, तब उसने निश्चित रूप से गलत अनुमान नहीं लगाया था। ये निस्संदेह एक छिपा हुआ महान राक्षस था। उसने चेन क्लिफ को खत्म करने के लिए ही यहाँ घुसपैठ की थी। वन बॉक्सियांग की विचारधारा अनियंत्रित रूप से चल रही थी। ये के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था। उसने लापरवाही से अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिया। चुपचाप एक दाव छाप बना रहा है। एक पल में आकाश में तारे चमक उठे। जैसे ही ये फॉर्मेशन कास्ट करने की तैयारी कर रहा था, उसने वन बॉक्सियांग को ये कहते हुए सुना, दोस्त चलो इसे एक दिन के लिए बंद कर दे। आइए मान ली कि हम कभी मिले ही नहीं। क्या हम? ये सुनकर ये मौके पर ही जम गया। हम? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हम तो बस आमने सामने मिले। मैंने तुम्हारे घर से सब कुछ चुरा लिया है और अब आप कह रहे हैं कि चलो इसे एक दिन कहते हैं। क्या आप इतने उदार हैं? ये को चुप देखकर वन बॉक्सियांग ने सोचा कि दूसरे पक्ष का अभी भी जानलेवा इरादा है, तो वह एक कदम पीछे हट गया और गहरी आवाज में बोला, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं अभी चला जाऊंगा और वादा करता हूँ कि 100 साल तक तुमसे बदला नहीं लूंगा, लेकिन मुझे बहुत जोर से मत धकेलो। एक कोने वाला खरगोश काट लेगा। वन बॉक्सियांग के ईमानदार आचरण को देखते हुए ये ने सिर हिलाया और इशारे से उसे जाने के लिए आमंत्रित किया। वन बॉक्सियांग सावधानी से पीछे हट गए। हालांकि अगले सेकंड दर्जनों भूत आ गए। वे वन बॉक्सियांग को निगलना चाहते थे, लेकिन बाद वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए।
उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। उसके चारों ओर काली धुंध फैल गई। एक पल में इसने निकटतम कई भूतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये यू ने भी अभिनय करना शुरू कर दिया। वह अचानक एक कदम आगे बढ़ गया। प्रवेश द्वार पर 3 टूटी हुई बाधाओं को पुनः व्यवस्थित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना। एक नया गठन बना रहा है। वन बॉक्सियांग बस इस जगह से भागना चाहता था। जब उसने खुद को सितारों से घिरा हुआ पाया, टिमटिमाते तारों की रोशनी के अलावा बाकी सब कुछ अंतहीन अंधकार था। वन बॉक्सियांग को तुरंत एहसास हुआ, ये निश्चित रूप से ये यू का काम था। तो वह चिल्लाया, आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे जाने देने का वादा किया था। आपने कहा था कि आप 100 साल तक बदला नहीं लेंगे। मुझे ये थोड़ा अनुचित लगता है। 100 वर्षों के बाद अपने प्रतिशोध से सावधान रहने के बजाय अभी आपको मार देना आसान है। ऐसा लग रहा था कि ये यू की आवाज रसातल की गहराई से आ रही है, ठंडा और जानलेवा इरादे से भरा हुआ। अगला दूसरा। वन बॉक्सियांग की दृष्टि रेखा में उसके चारों ओर रंगीन तारे तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। एक गेंद में इकट्ठा होना। ये उसकी ओर झुका। वन बॉक्सियांग ने बचाव की सख्त कोशिश की, लेकिन उनके सीने में दर्द महसूस हुआ। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास का दृश्य बिखर गया। वन बॉक्सियांग ने ऊपर देखा तो उसकी छाती पर एक विशाल आत्मा संग्रह बैनर चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई जादुई शक्ति हो। वन बॉक्सियांग के शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति और रक्त को तेजी से निगलना। वक्त की चंद सांसों में ये शिखर दाव क्षेत्र कृषक एक सूखी लाश में बदल गया था। उसकी आत्मा भी आत्मा संग्रह बैनर के अंदर फंसी हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वास्तव में जो कुछ भी अभी हुआ था वो गठन द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। समय बहुत जल्दी था और ये यू के पास एक शक्तिशाली संरचना स्थापित करने का समय नहीं था। इसलिए उसने वन बॉक्सियांग का ध्यान भटकाने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल किया। असली हत्यारा कदम अमरवध करने वालों की आत्मा संग्रह करने वाला बैनर था, और वन बॉक्सियांग को अपनी अत्यधिक घबराहट के कारण सच्चाई को समझने का कोई अवसर नहीं मिला। अन्यथा वो इतनी जल्दी नहीं मरता। ये यू धीरे धीरे आगे बढ़ा। वध करने वाले अमरों को वापस ले लिया। जैसे ही वह इसे वापस लेने वाला था, एक तेज आवाज आई। ऊपर एक बड़ा सा छेद खुल गया। यून सिवु शान से नीचे तैरने लगा। अध्याय 177। निष्पक्ष होना। ये यू को वास्तव में इस समय और स्थान पर यू सिवु से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। क्या उसे नहीं आना चाहिए था? वह अचानक कैसे प्रकट हो सकती है? ये यू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यू सिवु द्वारा कसकर गले लगाए जाने से पहले, डार्लिंग, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। मुझसे वादा करो तुम मुझे दोबारा नहीं छोड़ोगे, ठीक है? चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये शब्द सुनकर ये यू ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था बू लिंगफे ने जो कहा वह सच था। वह और यून सिवु एक समझौते पर पहुंचे थे। जब तक वे उसे दोबारा पा सके, उन्हें उसे दूसरों के साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा लग रहा था स्वप्न की घटनाओं का उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ये यू की नजर में यह एक अच्छी बात थी। लिन यानन और अन्य लोगों को वे चीजें देखने से रोकने के लिए जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। ये यू ने तुरंत सभी भूतों को अमरवध के आत्मा संग्रह बैनर में वापस कर दिया। चेन चट्टान पर यह लड़ाई, जिसके परिणामस्वरूप भूतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। उन्हें वापस बुलाने की गति स्वाभाविक रूप से काफी भव्य थी। भूतों के विलाप ने यू सिवु का ध्यान आकर्षित किया। उसने अचानक ऊपर देखा और देखा कि ये यू ने आत्मा संग्रह बैनर पकड़ रखा था। डार्लिंग, ये क्या है? यू सिवु की स्मृति में ये यू ने इनमें से किसी भी शैतानी तकनीक का अभ्यास नहीं किया। कुछ बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आत्मा संग्रह बैनर हटा दिया। फिर उसने यू सिवु का हाथ पकड़ लिया और सीधे चेन चट्टान से उड़ान भरी। जैसे ही वे बाहर आए, वे लिन यानन और अन्य धर्मी कृषकों से मिले। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने बहुत धीमी गति से काम किया, लेकिन यू सिवु और वन बॉक्सियांग के बीच लड़ाई बहुत तीव्र थी। वे बस हस्तक्षेप नहीं कर सके। जब युद्ध समाप्त हो गया तभी उन्हें आगे आने का अवसर मिला। जब लिन यानन ने ये यू को देखा, उन्होंने सहजता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? चेन क्लिफ आने से पहले संप्रदाय के गुरु लुओजी ने लिन यानन को गंभीरता से निर्देश दिया था, चाहे कुछ भी हुआ हो, उसे ये यू की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि लुओजी ने ये यू से एक वादा किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, ये यू होंग लुआन के शिष्य थे। अगर सच में कुछ हुआ, फिर अगले 100 साल, यहाँ तक कि 1000 साल तक भी हर किसी का जीवन अच्छा नहीं होगा। हालांकि लिन यानन द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने के बाद उसे तुरंत इसका पछतावा हुआ। ये यू और यून सिवु के बीच मधुर हाथ पकड़ को देखते हुए ये स्पष्ट था कि कुछ भी गलत नहीं था। बड़ेली, मैं ठीक हूँ। नीचे दिए गए सभी लोगों को संप्रदाय मास्टर यून द्वारा पहले ही मार दिया गया है। संप्रदाय मास्टर यू और मुझे अभी भी कुछ मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए हम अभी आपके साथ वापस नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर ये यू और यून सिवु प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गए और सभी की आंखों के सामने से गायब हो गए। उनके प्रस्थान आंकड़ों को देखकर उपस्थित सभी लोगों ने ईर्ष्यालु भाव प्रकट किए। वे सचमुच जीवन में विजेता थे, बाकी सभी को ईर्ष्या से हरा भरा बनाना। हालांकि लिन यानन की नजर कुछ जटिल थी। ये यू के पास बहुत सारी खूबसूरत विश्वासपात्र थी और प्रत्येक पिछले से अधिक आश्चर्यजनक था। तो फिर वे ये ओशन को क्या करना चाहिए? लिन यानन ने आंख भरी। उन्होंने अन्य शिष्यों को चेन चट्टान में प्रवेश करने और युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए हाथ हिलाया। जैसे ही वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक व्यक्ति अंदर से रेंगता हुआ बाहर आया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फैंग यंगशून था, जिसे ये यू के साथ ले जाया गया था। ये लड़का भी काफी प्रतिभाशाली था। बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहली बात ये कही, मेरा भाई कहाँ है? मैं अपने भाई को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? इस सवाल ने सभी को चुप करा दिया। आपका भाई पहले ही आपके संप्रदाय गुरु के साथ दोहरी खेती करने जा चुका है। दोनों काफी प्यारे हैं, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह एक विशाल आत्मा नाव के अंदर ये यू और यून सिवु एक साथ लिपटे हुए थे। कल रात उनके चले जाने के बाद उन्होंने पूरी रात एक दूसरे के लिए अपनी लालसा व्यक्त करते हुए बिताई। वे पूरी रात बातें करते रहे। दोनों दोहरी खेती तकनीक में कुशल थे। एक रात के अभ्यास के बाद उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। यू सिवु को अंदर से बहुत मीठा महसूस हुआ, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। ये यू वास्तव में अस्तित्व में था। हालांकि वह ठीक से समझ नहीं पाए ये यू क्विंगयुन संप्रदाय में क्यों शामिल हुए। भले ही वो खेती करना चाहता हो, इसके बजाय उसे फुतियागु जाना चाहिए था। और कल रात के आत्मा संग्रह बैनर के बारे में क्या? वह सब किसके बारे में था? यू सिवु के दिल में कई सवाल थे, लेकिन उसने उनमें से किसी को भी सामने नहीं लाया। उसके मन में यदि ये यू उसे बताना चाहता तो वो बता देता। अगर वो कहना नहीं चाहता तब वो बिल्कुल भी शिकार नहीं करेगी। जब तक ये यू उसके साथ रह सकता था वो काफी था। इससे क्या फर्क पड़ता कि यह धार्मिक मार्ग था या आसुरी मार्ग या आसुरी साधना की तकनीक? यू सिवु को उन चीजों की परवाह नहीं थी। वह यहाँ तक कहेगी कि वो सब कुछ त्यागने को तैयार थी। जब तक वो ये यू के साथ रह सकती है, कभी अलग नहीं होगी। हालांकि ये यू ने सब कुछ समझाने की पहल की। यह अभी भी समानांतर दुनिया का सिद्धांत था, जहाँ तक अमरवध के आत्मा संग्रह बैनर के अस्तित्व की बात है। उन्होंने बस कुछ वाक्यों में इसका संक्षेप में उल्लेख किया। चाहे वो राक्षसी तकनीकें हो या धार्मिक तकनीकें, वे केवल मजबूत बनने के साधन थे। इस पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। इनके संबंध में यून सिवु को कोई आपत्ति नहीं थी। वह आज्ञाकारी रूप से ये यू के कंधे पर झुक गई
और उगती हुई तेज धूप को देखता रहा। उसका चेहरा खुशी से भर गया। अचानक यू सिवू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने गंभीरता से पूछा, प्रिया मुझे बताओ, क्या आप बू लिनफेई से पहले ही मिल चुके हैं? ये यू ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने उसे कुछ दिन पहले ही देखा था। मैं गलती से बू परिवार में पहुंच गया और अप्रत्याशित रूप से उससे मिला। ये सुनकर यू सिवू ने व्यंग्य किया, निश्चित रूप से बू परिवार की वह महिला वास्तव में ईमानदार नहीं थी। क्या यह एक रक्षात्मक गठबंधन नहीं होना चाहिए था? आपने मुझसे अनुमान क्यों लगाया? अंदाजा लगाओ। आप रुके, मुझे इसके लिए आपसे दोबारा संपर्क करना होगा। यू सिवू अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे इस तरह देखकर ये यू को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत कहा, वास्तव में बू लिनफे के साथ मेरी मुलाकात वास्तव में एक दुर्घटना थी। वह इससे पहले कि ये यू अपनी बात पूरी कर पाता, यू सिवू ने टोकते हुए कहा, डार्लिंग को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं हूँ। ये यू का मुंह थोड़ा हिल गया। क्या आपको लगता है कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ? अभी अभी आपकी हत्या का इरादा उमड़ रहा था, अब आप कहते हैं कि आप ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं है। मैं वास्तव में ये कहना चाहता हूँ। यू सिवू ये यू की हथेली में वृत्त बना रहा था। दरअसल मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, यानी आप बू परिवार में कितने दिन रहे? ये यू का दिमाग दौड़ गया। ये निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न था जो मौत की ओर ले जा सकता था। तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, 2 दिन, बस 2 दिन। सटीक रूप से कहे तो ये केवल 1.5 दिन था। वास्तव में ये यू बू लिनफे में लगभग आधे महीने तक रहा था, लेकिन कुछ बातें कहा नहीं जा सका। यदि उसने ऐसा कहा तो ये सचमुच खतरनाक होगा, खतरनाक। यू सिवू ने अपनी उंगलियों की गति रोक दी। वही यू के कान के पास झुकी और फुसफुसाकर बोली, 1.5 दिन। वह लगभग 20 घंटे है। तो फिर क्या तुम 20 दिनों के लिए मेरे साथ रह सकते हो? ठीक है, मैं आपसे विनती करता हूँ। उसकी नर्म नाजुक आवाज ने ये यू को लगभग अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया। जब एक महिला आकर्षक हो जाती है तो उसका विरोध करना सचमुच कठिन हो जाता है। दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल्स के मास्टर झू डिजिन पूर्वी सागर महाद्वीप की ओर जा रहे थे। जब से वे यीशु कुछ समय पहले सहस्राब्दी पुराने हरे प्राचीन क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा वापस लाए थे। झू डाइजन विभिन्न शीर्ष स्तर की शोधन सामग्री की खोज में इधर उधर घूम रहा था। झू डाइजन के विचार में चूंकि ये यू एक जादुई उपकरण बनाने के लिए उसे ढूंढने को तैयार था, इसका मतलब था कि उसे उस पर भरोसा था, किसी ऐसे व्यक्ति का पहला अनुरोध जिसकी वह परवाह करती थी। झू डाइजन सुस्त पड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? स्वाभाविक रूप से उसने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। उसका एक ही लक्ष्य था, एक सर्वोच्च जादुई उपकरण बनाने के लिए। केवल इस तरह से क्या वह ज़ो यंगचुन को पूरी तरह से हरा सकती थी और ये यू का सारा प्यार हासिल कर सकती थी। लेकिन झू डाइजन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके दुश्मन सिर्फ ज़ो यंगचुन नहीं थे। अकेले पूर्वी सागर महाद्वीप में ही 2 प्रतिद्वंद्वी थे। अध्याय 178 लिu जियाव्यू। ये पूर्वी सागर महाद्वीप में सबसे अग्रणी संप्रदाय है। यह न केवल फौजन की विभिन्न गुप्त तकनीकों में कुशल है, लेकिन ये दुनिया की सबसे कीमती सामग्री इकट्ठा करने का भी दावा करता है। झू डाइजन ने बहुत लंबी दूरी तय की, लेकिन लिu जियाव्यू में कोई सामान बनाने वाला नहीं मिला, बल्कि किसी विशिष्ट सामग्री की खोज करना है। दानव रक्षक हुबाओ रेत। चूंकि वह ये यू के लिए आइटम बना रही थी, इसलिए हर चीज शीर्ष स्तर की होनी चाहिए। दानव रक्षक हुबाओ रेत खरीदने के लिए झू डाइजन इस बार हॉल ऑफ सोल्स की 90% से अधिक संपत्ति लेकर आए। उसे इसे हर कीमत पर सुरक्षित करना था। 100 स्पिरिट स्टोन का प्रवेश शुल्क चुकाने के बाद झू डाइजन ने लिu जियाव्यू के सेलिंग हॉल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। वहां उसकी मुलाकात अति सुंदर आभा वाली एक तेजस्वी महिला से हुई। यदि ये यू यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से उसे पहचान लेता। यह महिला कोई और नहीं बल्कि पिछले नकली सपने वाली महिला थी, जलपरी सु याओ। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सु याओ चुपचाप खेलने वाली लिली की तरह थी, निश्चल, स्वतंत्र और सुरुचिपूर्ण। उसकी सुंदरता ने झू डिजिन की आंखों को अनायास ही चमका दिया। लिu जियाव्यू के वरिष्ठ प्रभारी पास के एक कमरे से बाहर चले गए। सु याओ के सामने मेज पर एक भंडारण अंगूठी रखना। आपको जो कुछ भी चाहिए वह अंदर है, लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई दानव रक्षक हुबाओ रेत नहीं है। ये सुनकर झू डिजिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। तुम्हारे यहाँ कोई दानव रक्षक हुबाओ रेत नहीं है? बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई और उसने पूछा, क्या आप भी यहाँ दानव रक्षक हुबाओ रेत परी खरीदने के लिए आए हैं? झू डाइजन ने सिर हिलाया। ये देखकर सु याओ ने झू डिजिन की ओर देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बुजुर्ग ने भरते हुए कहा, हमारे पास दानव रक्षक हुबाओ रेत खत्म हो गई है। ये परी बिल्कुल आपकी तरह है, उसे भी इस वस्तु की आवश्यकता है। झू डिजिन को अंदर से काफी निराशा महसूस हुई। दानव रक्षक हुबाओ रेत अत्यंत दुर्लभ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसे मध्य महाद्वीप में नहीं पा सकी थी, इसलिए उसने इस स्थान तक इतना लंबा सफर तय किया। फिर भी हाँ, यह अभी भी उपलब्ध नहीं था। क्या उसे अन्य महाद्वीपों की एक और यात्रा करनी पड़ी? सु याओ भी बहुत निराश थी। दानव की रक्षा करने वाली हुबाओ रेत ऐसी चीज थी जिसकी उसे भी जरूरत थी। सपने में ऊपर चढ़ा हुआ यांग जियाओ एक 9 सिर वाला बार ड्रैगन था जिसने कई जलपरियों को मार डाला था। सागर विजेता के त्रिशूल को पुनः प्राप्त करने के लिए सु याओ को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करना, फिर सु याओ की रक्षा के लिए ये यू उसके साथ नष्ट होने को तैयार था। उस समय उनकी बातचीत से ये स्पष्ट था कि यांग जियाओ समुद्री विजेता के त्रिशूल को बहुत महत्व देता था। अब ख्वाब से जागने के बाद समुद्री विजेता का त्रिशूल रहस्यमय तरीके से सु याओ के पास प्रकट हुआ था। सु याओ के विचार में यह विचित्र घटना एक प्रकार का भाग्य था। स्वप्न की त्रासदी दोबारा घटित होने से रोकने के लिए सु याओ ने यांग जियो को खत्म करने और ये यू को समुद्री विजेता का त्रिशूल उचित रूप से उपहार में देने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। हालांकि ये कार्य पूरा करना आसान नहीं था। यांग जियाओ एक उन्नत प्राणी 9 सिर वाला सांप था। सु याओ अपने मुकाबले से बहुत दूर थी। उसे दोबारा ट्रेनिंग करनी होगी। उससे पहले यांग जियाओ द्वारा लक्षित होने से बचने के लिए सु याओ केवल समुद्री विजेता के त्रिशूल को संशोधित कर सकता था। दानव रक्षक हुबाओ रेत ने न केवल जादुई उपकरणों के स्तर को उन्नत किया, लेकिन इसने किसी की आभा को भी छुपा दिया। यह एक ऐसी सुविधा थी जिसकी सु याओ को सबसे अधिक आवश्यकता थी। कितने अफसोस की बात है कि लिu जियाव्यू के पास यह नहीं था। यदि उनके पास भी यह नहीं होता, ये संभावना थी कि पूरे पूर्वी सागर महाद्वीप में कोई अन्य संप्रदाय भी ऐसा नहीं करेगा। सु याओ को काफी उदासी महसूस हुई। ऐसा लगता था कि उसे समुद्री विजेता के त्रिशूल की आभा को छिपाने के अन्य तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत थी। जैसे ही सु याओ और झू डिजिन निकलने वाले थे, बड़े अधिकारी ने अचानक कहा, कृपया प्रतीक्षा करें परियों, मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों में काफी ताकत है। यदि मैं आपको सही दिशा दिखाऊं तो कैसा रहेगा? यूपिंग वैली में एक झरना है। झरने के पूर्व में 20 मील की दूरी पर कुछ दानव रक्षक हुबाओ रेत हो सकती है। किसी ने इसे वहां पहले भी देखा है। हालांकि एक शक्तिशाली राक्षसी वानर इस क्षेत्र की रक्षा करता है, जिससे इसे प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तुम दोनों परियां इसे आजमाती क्यों नहीं? यदि आप दानव रक्षक हुबाओ रेत प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं और आपके पास कोई अतिरिक्त चीज है, तो लिu जियाव्यू उन्हें उच्चतम कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होगा। ये सुनकर सु याओ की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई, लेकिन झू डाइजन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बुदबुदाया, यूपिंग वैली कहाँ है? मध्य महाद्वीप के किसी व्यक्ति के रूप में। झू डाइजन वास्तव में पूर्वी सागर महाद्वीप के भूगोल को नहीं जानते थे।
सु याओ ने धीरे से कहा, यदि आप रास्ता नहीं जानते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। चूंकि हम दोनों दानव रक्षक हुबाओ रेत के लिए जा रहे हैं, शायद हम रास्ते में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। झू डाइजेन मुस्कुराए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहमत होने के बाद उन दोनों ने ल्यूजियाव्यू छोड़ दिया। यूपिंग वैली के रास्ते में सु याओ ने लापरवाही से पूछा, मित्र आप पूर्वी सागर महाद्वीप से नहीं है, क्या आप हैं? यूपिंग घाटी पूर्वी सागर महाद्वीप में अत्यंत प्रसिद्ध थी, इसे ढूंढना भी काफी आसान था। स्थानीय लोग इसे अनभिज्ञ नहीं होंगे। झू डाइजेन ने सिर हिलाया, मैं वास्तव में पूर्वी सागर महाद्वीप से नहीं हूँ, मैं मध्य महाद्वीप से आता हूँ। सु याओ की आंखें चमक उठी, जैसे ही वह झू डाइजेन से पूछने वाली थी कि क्या वह ये यू नाम के किसी व्यक्ति को जानती है। उसने आखिरी क्षण में अपनी जीभ पकड़ ली। सपने में ये यू पूर्वी सागर महाद्वीप का एक व्यक्ति था, जबकि झू डाइजेन मध्य महाद्वीप से आए थे। तार्किक रूप से उन्हें एक दूसरे को नहीं जानना चाहिए, तो भले ही उसने पूछा, यह महज प्रयास की बर्बादी होगी। इस प्रकार सु याओ ने अंदर ही अंदर आह भरी, हाँ यू, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अगले 20 दिनों में ये यू सचमुच भोग विलास का जीवन जी रहा था। वह यू सिवु ने दिन रात एक साथ बिताया। हर दिन वे कुन कैरेक्टर तकनीक का अभ्यास करते थे। उनका परिश्रम वास्तव में चरम पर था। इस समय के दौरान ये यू का साधना स्तर ढीला हो गया और यहाँ तक कि परिवर्तन चरण के चरम पर पहुंच गया। ये कड़ी मेहनत का सबसे अच्छा सबूत था। यू सिवु ने इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद लिया। ऐसा लगा जैसे वह सपने में लौट आए हो। उन्होंने साथ में जो समय बिताया वह मधुर था, लेकिन ये यू के अपने संघर्ष थे। ऐसा नहीं था कि उसे यू सिवु के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि यून सिवु बहुत ज्यादा चिपकू था। दिन में 12 घंटे वह ये यू के साथ रहना चाहती थी। उसने उसे सपने का अनुकरण करने का कोई अवसर नहीं दिया। ये काफी परेशान करने वाला था। इस अवधि के दौरान ये यू ने यू सिवु के साथ संवाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। ये यू इसके बारे में काफी असहाय था। तो 20 दिनों के बाद ये यू ने यून सिवु का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मुझे कुछ निजी मामले निपटाने हैं। क्या आप गुयुआन संप्रदाय में मेरा इंतजार करेंगे? एक बार जब मैं अपना व्यवसाय समाप्त कर लूंगा, मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। यू सिवु ने झिझक का कोई संकेत नहीं दिखाया और सहमति में सिर हिलाया। उसकी निर्णायकता ने ये यू को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने उनके लिए एक लंबा भाषण तैयार किया था और यून सिवु के सवालों से निपटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे उससे इतनी सीधी सादी होने की उम्मीद नहीं थी। इससे ये यू को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। ये यू की हैरान अभिव्यक्ति देखकर यू सिवु ने अपने कपड़े ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाया। डार्लिंग, काम पूरा हो जाने पर वापस आना और मुझे ढूंढना याद रखना। मैं गुयुआन संप्रदाय में आपका इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर यून सिवु सीधे चला गया। वास्तव में वह अपने दिल में समझ गई, ये यू संभवतः केवल उसे एक साथी के रूप में नहीं पा सकता था, इसलिए वह अपना सारा समय उसे समर्पित नहीं कर सका। 20 दिनों तक उसके साथ अकेले रहना पहले से ही बेहद दुर्लभ था। चूंकि उसने ये यू के बारे में सब कुछ स्वीकार करने का निर्णय ले लिया था, यू सिवु को कोई पछतावा नहीं होगा। इसके अलावा उसकी स्टोरेज रिंग में एक किताब चुपचाप पड़ी हुई थी। किसी व्यक्ति को आपके प्रति पूर्ण समर्पित बनाने के 100 तरीके, उनमें से सबसे पहला नियम था, बहुत अधिक चिपकू नहीं होना चाहिए। पुरुषों को बंधन में रहना पसंद नहीं है। इस प्रकार यू सिवु ने निर्णायक रूप से छोड़ दिया। पुस्तक के दूसरे नियम में कहा गया है कि उचित दूरी बनाए रखने से आदमी को हमेशा ताजगी का एहसास होता रहेगा। TSK TSK TSK, ये सब ज्ञान था। यू सिवु हल्के कदमों से चला गया। हालांकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपनी आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि ये यू वहां खड़ी थी, जिस दिशा में वह गई थी उसे भूल रही थी। किताब में जो लिखा था वो सचमुच सच था। यू सिवु के होठों पर एक आदर्श मुस्कान आ गई। इस पुस्तक को हाथ में लेकर, बू लिंगफे, तुम्हें मुझसे क्या प्रतिस्पर्धा करनी है? अध्याय 179। अच्छे स्टेमिना वाली लड़की से डर नहीं लगता, बस डर इस बात से लगता है कि अच्छे स्टेमिना वाली लड़की मेहनत भी करती है। वह रणनीति पर भी शोध कर रही है। उसका सामना कौन कर सकता है? ये यू ने धीरे से अपनी निगाहें हटाने से पहले यून सिवु की आकृति को पूरी तरह से गायब होते देखा। उन्होंने जिस गहन निकटता का अनुभव किया था, अब उसके निर्णायक प्रस्थान के साथ तीव्र विरोधाभास है। इतने बड़े अंतर ने ये यू को कुछ हद तक अनुकूलित महसूस कराया। हालांकि ये यू ने तुरंत अपनी मानसिकता को समायोजित किया। उसे एक सुरक्षित और एकांत स्थान मिल गया और अनुकरण करना शुरू कर दिया। 20 दिनों से अधिक समय तक सौभाग्य संचय करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वह एक बेहतर प्रतिभा को उजागर कर सकेंगे। हर बार जब आप किसी सपने में प्रवेश करते हैं तो यह एक नया जीवन होता है। नक्शा और अक्षर लोड हो रहा है। चयन की पुष्टि हो गई। इस सपने की प्रतिभा, मैं महिलाओं के विचारों को सुन सकता हूँ। उन्नत संस्करण सुनहरा, आप महिलाओं के विचार सुन सकते हैं। आप जितनी मजबूत महिला के विचार सुनेंगे, आपकी साधना की गति उतनी ही तेज होगी। मात्रा से अधिक गुणवत्ता। आओ, आपका लक्ष्य दुनिया की सबसे मजबूत महिलाओं के दिल की बात सुनना है। सुनहरी चमक देखकर ये यू को खुशी महसूस हुई। सौभाग्य संचय करने के उन सभी दिनों के बाद उसे सचमुच कुछ अच्छा मिला। बुरा नहीं, बुरा नहीं। और ये प्रतिभा बेहद सरल लग रही थी। जब तक वो महिलाओं के विचार सुनता, उसकी साधना गति बढ़ती जाती। ये चीज निश्चित रूप से एक धोखाकोड थी। अब से वो केवल शक्तिशाली महिला अमरों के पास छिप सकता था। क्या वो कुछ ही समय में उड़ान भरने में सक्षम नहीं होगा? इसी सोच के साथ ये यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगला दूसरा एक जबरदस्त ट्यूशन बल आया। 0 वर्ष की उम्र में ये यू का जन्म जिक्सिया अकादमी में हुआ था, जो पश्चिमी सीमा के पवित्र स्थानों में से एक है। वह जिक्सिया अकादमी के ग्रैंड एल्डर ये क्विंग्यू के इकलौते बेटे बने। जैसे ही ये यू का जन्म हुआ, वह दूर से पढ़ने की गर्म आवाजें सुन सकता था। माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल की उम्र में ये यू ने निश्चलता से एक किताब पकड़ रखी थी और आसमान की ओर देख रहा था। धिक्कार है, क्या दुनिया में कोई न्याय नहीं है? ब्लू स्टार पर अध्ययन करना पहले से ही काफी कठिन था। किसने सोचा होगा कि एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करने और एक सपने में प्रवेश करने के बाद भी मुझे स्कूल जाना होगा? और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए निबंध पढ़ना और लिखना आवश्यक है। जिक्सिया अकादमी अन्य संप्रदायों से अलग है। वे अपनी नींव के रूप में शब्दों की शक्ति पर भरोसा करते हैं। अपने सीने में शानदार वस्तुओं के साथ कोई दुश्मनों को मार सकता है और राक्षसों को वश में कर सकता है। वे धार्मिक ऊर्जा विकसित करते हैं। खेती की यह पद्धति खेती की दुनिया में काफी अनोखी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिक्सिया अकादमी ने कई प्रसिद्ध गुरु और विद्वान तैयार किए हैं। एक किंवदंती यह भी है कि हजारों साल पहले जिक्सिया अकादमी के अंतिम प्रमुख एक कविता लिखने के बाद उसी स्थान पर आसीन हुए थे। ये पश्चिमी सीमांत में एक सुंदर कहानी बन गई, लेकिन शास्त्रीय साहित्य ये यू के लिए बहुत कठिन है। वह सचमुच इसे देखना सहन नहीं कर सकता। ये यू काफी उदास महसूस कर रही थी, एक आंख के साथ आसमान की ओर देख रही थी। उसी समय एक धार्मिक दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके पास आया। ये कहते हुए उनका चेहरा काला पड़ गया। हे, तुम्हें पढ़ाई करते समय अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। तुम्हें ऋषियों की पुस्तकों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। क्या आप समझते हैं? इस सपने में ये गंभीर व्यक्ति ये यू के पिता थे, ये किंग्यू। अपने पिता की उपदेशात्मक बयानबाजी का सामना करते हुए ये यू वास्तव में सुनना नहीं चाहता था। तो वह निर्णायक रूप से चिल्लाया, माँ, पिता मुझे धमका रहे हैं।
जैसे ही ये शब्द बोले गए, ये किंजू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। किताब पकड़ने वाला दाहिना हाथ थोड़ा कांपने लगा। 2 सांसों के बाद एक खूबसूरत महिला घटनास्थल पर पहुंची। सपने में यह व्यक्ति ये यू की मां थी, हे जेंग। उसे जेंग ने सही गलत में फर्क किए बिना तुरंत ही क्विंजू को पीटना और लात मारना शुरू कर दिया। मारते समय उसने डांटा, तुम्हारे लिए अच्छा है ये दाजे, तुम यूए को कैसे धमका सकते हो जबकि वो अभी भी इतना छोटा है। बूढ़ी मूर्ख, तुम्हारा कोई चेहरा नहीं बचा होगा, आज मैं तुम्हारे कुत्ते का सिर तोड़ दूंगा। ये किंजू ने हाथों से अपना चेहरा बचाते हुए समझाया, प्रिय, बच्चों को छोटी उम्र से ही लगन से पढ़ाई करनी चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यू ए बहुत चंचल है, मुझे चिंता है कि वह सुधार के लिए प्रयास नहीं करेगा। ये सुनकर वह जेंग और भी क्रोधित हो गया, तुरंत इधर उधर उपयोग करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। इस समय ये यू ने निर्णायक रूप से पास में एक लकड़ी का स्टूल सौंप दिया। उसे जेंग ने स्टूल उठाया और सीधे ही किंजू के सिर पर दे मारा। अपने बदबूदार कुत्ते का मुंह बंद करो। यूए केवल 5 साल का है और पहले ही क्यूई रिफाइनिंग के बाद के चरण में पहुंच चुका है। ऐसी प्रतिभा के साथ आपकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि वो सुधार के लिए प्रयास नहीं कर रहा है? जब आप 5 वर्ष के थे तब भी आप शायद मिट्टी में खेल रहे थे। एक दौर की पिटाई के बाद ये क्विंजू बेहद शर्मिंदा था। वह बोलने से डरते हुए एक कोने में छिप गया, जबकि उसने जेंग ने स्टूल वाला पैर फेंक दिया। वह अपने कपड़े साफ करते हुए ये यू के पास आए और धीरे से बोली, यूए, डरो मत। माँ के यहाँ रहते हुए कोई तुम्हें धमका नहीं सकता। माँ थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए बनाएगी। ये यू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह जेंग खड़ा हो गया। अपने दिल में वो सोचे बिना नहीं रह सकी, मेरे बेटे की सुरक्षा का एक और दिन। मैं सचमुच अद्भुत हूँ। यह विचार सुनकर ये यू के शरीर में गर्म दौड़ गया। उनकी साधना गति एक बार फिर बढ़ गई। वह पहले से ही क्यूई रिफाइनिंग के शिखर पर पहुंचने के कगार पर था। ये सही है, ही जेंग एक कृषक भी थे। उनके पास अत्यंत उच्च स्तर की साधना और उत्कृष्ट प्रतिभा थी। इस प्रकार 670 वर्ष की उम्र में वह पहले ही दाव क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला विद्वान बनने की सबसे अधिक संभावना के रूप में उनकी प्रशंसा की गई थी। ये किंजू ने उसकी बहुत प्रशंसा की। उसे कम ही पता था, उससे शादी करने के बाद उसे पता चला कि ये जेंग मौखिक अभिव्यक्ति में माहिर थी। हर दिन वो सुरुचिपूर्ण ढंग से बोलती थी। इससे ये क्विंजू काफी परेशान हो गया। इसलिए उन्होंने जेंग के गुरु विद्वान झेंग हाई की तलाश की। उन्होंने इस मामले के बारे में पूछताछ की। जब झेंग हाई ने हे जेंग के बारे में बात की तो वह आंसुओं से भर गया। वह जेंग हमेशा से ऐसा ही था। जब वह बोलती नहीं थी तो वह एक परी की तरह दिखाई देती थी, अनोखी और स्वतंत्र। लेकिन एक बार जब उसने अपना मुंह खोला तो ये कला के लिए अपमान जैसा था। लोगों को बदलना मुश्किल है। चूंकि आपने उससे शादी की है इसलिए आपको इसे स्वीकार करना होगा। केवल महिलाओं और छोटे लोगों को पालना कठिन है। ये किंजू को अपने दिल में करवाहट महसूस हुई। जाने से पहले झेंग हाई ने ये किंजू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह एक बात पूछना चाहता था। उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में उन्हें उसे दोबारा नहीं ढूंढना पड़ेगा और बेहतर होगा कि किसी और को यह न बताया जाए कि ये जेंग उसका छात्र था। वह वास्तव में चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ये किंजू लगभग टूट गया। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि ये जेंग की जबान तो तेज थी लेकिन वह दयालु थे, इसलिए उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे इसकी आदत हो गई। डांटना क्या था, उन्होंने इसे सिर्फ अपनी क्यूई के अभ्यास के रूप में लिया। जहाँ तक पिटाई की बात है तो उन्होंने इसे शारीरिक प्रशिक्षण माना। कोई केवल ये कह सकता है कि मजबूत व्यक्ति कभी भी अपने पर्यावरण के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। ये सच है। ये यूं ही किंजू के पास गया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। पिताजी, उसे पाना आपका आशीर्वाद है। मेरा होना भी वैसा ही है। 23 साल की उम्र में ये यूं सफलतापूर्वक गोल्डन कोर दायरे के शुरुआती चरण में पहुंच गया। इतनी भयानक साधना गति ने ये क्विंजू को लगभग पागल कर दिया था। इतनी कम उम्र में पूरे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में एक और गोल्डन कोर रियलम कल्टीवेटर ढूंढना लगभग असंभव था। हालांकि ये क्विंजू काफी जिज्ञासु था। ये यू की साधना गति इतनी तेज कैसे हो सकती है जब उनका शैक्षणिक प्रदर्शन इतना खराब था। इस प्रकार ये क्विंजू ने देखना शुरू कर दिया कि ये यू क्या कर रहा था। लेकिन कई दिनों के बाद वह जिस नतीजे पर पहुंचा उससे उसे और निराशा हुई। ये यू हर दिन बसे जेन के पीछे पीछे अचंभित होकर घूमता रहता था। ये वाकई हैरान करने वाला था। आप कह सकते हैं कि एक बच्चे के रूप में ही जेन का अनुसरण करना उसके लिए समझ में आता था। यह उसका स्वभाव था, लेकिन बड़े होने के बाद भी वह ऐसा क्यों करता रहा? वह आखिर क्या चाहता था? क्या वह जेन की वाक्पटुता और उग्र शब्दों का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था? इस प्रश्न ने ये क्विंजू को उलझन में डाल दिया। आखिरकार वो केवल छोड़ ही सका। सटीक कहें तो उसे डांटकर भगा दिया गया। ही जेन के क्लासिक उद्धरणों में शामिल है। कुत्ते, तुम हर दिन मेरे बेटे का पीछा क्यों करते हो? क्या तुम उसे फिर से पढ़ाई करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? देखो देखो, क्या तुमने उसे क्लेश पार करने के अंतिम चरण को प्राप्त करते हुए देखा है? यदि आप बस बेकार बैठे हैं तो मेरे बेटे की ऊर्जा को फिर से भरने के लिए उसके लिए कुछ स्वर्गीय सामग्री और खजाने खोजें। क्या आप नहीं देख सकते कि मेरा बेटा कितना पतला है? खूब डांटने के बाद कोई भी इसे झेलने में असमर्थ होगा। वास्तव में ये जेन ने न केवल ये क्विंजू को बल्कि अपने शिष्यों को भी डांटा। तुम दोनों, तुम हर दिन किसके लिए इधर उधर भटक रहे हो? तुम एक छड़ी कीट की तरह पतले हो। चले जाओ, तुम सिर्फ एक आंख का किरकिरा हो। और तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुमने फट बीन्स खाया? आप कह सकते हैं कि जब ये जेन बुरे मूड में होता था तो पास से गुजरते कुत्ते को भी कुछ डांट मिलती थी। हालांकि इन शिष्यों को बहुत पहले ही इसकी आदत हो गई थी। ही जेन ने उन्हें जितना कठोर डांटा उतना ही यह पता चला कि वो उनकी कितनी परवाह करती थी। जिन संसाधनों और तकनीकों से उन्होंने प्रशिक्षण लिया उनमें कभी कटौती नहीं की गई और उन्हें अक्सर पर्याप्त से अधिक प्राप्त हुआ। जब भी कुछ अच्छा होता वे हमेशा उसके बारे में सोचते। इस प्रकार वे सभी इस शब्द प्रेमी शिक्षक के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। संपूर्ण जिक्सिया अकादमी में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे हे जेंग ने कभी नहीं डांटा था। वही यू था। अपने बेटे के लिए उसने उसे अत्यधिक लाड़ प्यार दिया, कभी उसे एक बार भी नहीं डांटा। वह वास्तव में उससे प्यार करती थी। हालांकि ये यू उतना खुश महसूस नहीं कर रहा था। कारण सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जेंग का व्यक्तित्व बहुत ही लापरवाह था। उसने अपने मन की बात कही। वह जो भी सोचती थी उसे सीधे व्यक्त किया जाता था। उसके आंतरिक विचार बहुत कम थे, बहुत कम सुनना। भले ही जेंग के पास उच्च साधना स्तर था, लेकिन ये यू की प्रतिभा को अपने चरम तक नहीं पहुंचने दिया। काश वह अपने आंतरिक विचारों को थोड़ा और साझा कर पाती, तब ये यू कम से कम गोल्डन कोर दायरे के अंतिम चरण से शुरुआत कर सकता था। ये सचमुच अफसोस की बात थी। वर्तमान में ये यू जिक्सिया अकादमी में था। उन्होंने पाया कि यहाँ अधिकांश विद्वान पुरुष थे। महिला कृषक बहुत कम थी और अधिकांश की खेती का स्तर निम्न था। उनके विचार ये यू को बिल्कुल भी मदद नहीं दे सके। तो ये यू ही एकमात्र विकल्प है। ही जेन के पास रहना और बहुत कम विचार सुनना था। 28 साल की उम्र में ये यू की साधना की गति अंततः धीमी हो गई। 5 वर्षों में वह गोल्डन कोर दायरे के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक मुश्किल से ही आगे बढ़ पाया था। ये गति अभी भी काफी प्रभावशाली थी, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में ये थोड़ा धीमा था। इस घटना का कारण ये था कि ये जेन के आंतरिक विचार कम हो गए थे। ये यू वास्तव में चाहता था कि वह उसका मुंह जेब से बंद कर सके।
वह चाहता था कि वह किसी मनोवैज्ञानिक गतिविधि में शामिल हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका। ही जियांग अब क्लेश पार करने के दायरे के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुका था। तार्किक रूप से कहे तो अपने साधना स्तर के साथ उन्हें एक महान विद्वान की उपाधि अर्जित करनी चाहिए थी। हालांकि इस प्रस्ताव को जिक्सिया अकादमी के उच्च अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। आखिरकार वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि उनकी महिला ग्रैंड स्कॉलर इतनी अश्लील हो सकती है। वे वास्तव में चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अफवाह ये थी कि ये क्विंजू ने भी इसके खिलाफ मतदान किया था। हालांकि इसकी सच्चाई अनिश्चित थी। उस रात ये क्विंजू को फिर भी पूरी तरह से पीटा गया। उसकी चीखें पूरी जिक्सिया अकादमी में गूंज उठी। इससे जिक्सिया अकादमी के उच्च अधिकारी घबरा गए। उन्हें डर था कि ये जेंग अगले दिन परेशानी के लिए उनके पास आएगी। एक क्षण के लिए उनका संकल्प डगमगाने लगा। शायद उन्हें महान विद्वान की उपाधि देना स्वीकार्य होगा, लेकिन ये जियांग को इन लोगों पर गुस्सा नहीं आया। उनकी नजर में उन्हें महान विद्वान की उपाधि मिली या नहीं यह महत्वहीन था। उसका साधना स्तर वही था। कौन अनदर करने का साहस करेगा। इसके अलावा ये जियांग के पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। वही यू को एक अनुकूल साथी ढूंढना था, क्योंकि वह भी देख सकती थी कि ये यू हर दिन उदास लग रहा था। वही देखना चाहती थी कि क्या एक अच्छा साथी मिलने से ये यू थोड़ा अधिक खुश होगा। प्रारंभ में ये यू जियांग के अच्छे इरादों के प्रति बहुत प्रतिरोधी था। हालांकि बाद में उनके रवैये में भारी बदलाव आया। वह एक साथी खोजने में सक्रिय रूप से सहयोग करने लगा। बेशक ये यू को समर्पण के लिए नहीं पीटा जा रहा था, बल्कि उसने पाया कि हर बार जब हे जियांग ने उसके लिए एक साथी का चयन किया तो उसके आंतरिक विचार धीरे धीरे बढ़ने लगे। क्लेश पार क्षेत्र में 2 माता पिता थे और वे जिक्सिया अकादमी में उच्च पदों पर रहे। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ वे सचमुच अजय थे। इसके अलावा ये यू के खूबसूरत लुक के साथ प्रेमी स्वाभाविक रूप से उसके पास आते रहे। वे पश्चिमी सीमा से विभिन्न खूबसूरत महिला अमरों के चित्र पत्थर लेकर आए थे। वह जियांग हर दिन सबसे ज्यादा जो काम करता था वह था इन महिलाओं की शक्ल सूरत का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। अपने दिल में उसने चुपचाप उनका मूल्यांकन किया। इस महिला के गाल ऊंचे हैं। वह बिना चाकू के भी किसी आदमी को मार सकती थी। अच्छा नहीं, पास। वह सुंदर दिखती है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। उसके भावी बच्चे का पोषण ठीक नहीं रहेगा, गुजर जाओ। उसका रंग अलसी और बेजान दिखता है, पास। सभ्य पृष्ठभूमि लेकिन कमजोर प्रतिभा, उत्तीर्ण। जैसे जैसे ही जियांग के आंतरिक विचार बढ़ते गए, ये यू सचमुच बहुत आगे बढ़ गया। केवल आधे महीने के समय में वह एक छोटे स्तर पर ऊपर उठ गया था। गोल्डन कोर दायरे के अंतिम चरण में कदम रख रहा था। हालांकि ये समय अधिक समय तक नहीं चला। आखिरकार भले ही उनके पास कई उम्मीदवार भेजे गए हों, चयन पूरा करने के लिए अभी भी एक दिन बाकी था। ही जियांग की स्क्रीनिंग के बाद 2000 से अधिक अभ्यर्थियों में से केवल 60 ही बचे। इसके तुरंत बाद ये यू ने अपनी ब्लाइंड डेट शुरू कर दी। उनका शेड्यूल पैक था। ही जियांग ने ये यू से 2 दिनों के भीतर 50 से अधिक अमर महिलाओं में से चयन पूरा करने की मांग की। औसतन उन्हें आधे घंटे से भी कम समय में एक व्यक्ति से मिलना होता था, और वह रात को विश्राम भी नहीं कर पाता था। ये यू काफी असहाय महसूस कर रहा था।